विज़र्ड किंग AKA जूलियस नोवा क्रोना अपने काम को छोड़कर छुपके से कहीं जाने की सोच रहा होता है, पर मार्क्स उसको देख लेता है एंड उस पे काफी गुस्सा करता है। अभी हम आई ऑफ द मिडनाइट सन वाले इंसिडेंट का भी समाधान नहीं निकाल पाए हैं और तुम अपना काम छोड़ के घूमने जा रहे हो। जूलियस कहता है, काश मैं भी अंडर वाटर टेम्पल जा पाता। मैं आशा करता हूँ कि यामी और बाकी के ब्लैक बुल सही से काम कर रहे हूँ। ब्लैक बुल तो हमेशा की तरह फुल मौज में होती है। किसी को हैंगओवर हो रहे होते हैं तो कोई अपनी ही इमेजिनेशन में लड़कियों को डेट कर रहा होता है। मैग्ना और लक दोनों हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं क्योंकि लक ने मैग्ना का खाना खा लिया। घोच अपनी मरी से वीडियो कॉल करके कहता है, रात हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट। चार्मी हमेशा की तरह खा रही होती है। यामी उन सब पर चिल्लाता है, हम इधर छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, किसी काम से आए हैं, शांत हो जाओ, इस तरह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। जब सब मस्ती कर रहे होते हैं तब नोएल और आस्था ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको एक लड़की दिखाई देती है गाना गाते हुए, जो बहुत प्यारी आवाज में चांदनी रात में गा रही है। उसके चारों ओर बबल टाइप कुछ हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं। जब वो लड़की देखती है कि आस्था और नोएल ने उसको देख लिया गाना गाते हुए तो वो थोड़ा एम्बेरेस्ड होती है। फिर उसके बाद वो अपना नाम बताती है कि वो कोहोनो है। आस्था और नोएल को कहती है कि चलो दोस्त बनते हैं। नोएल अपना नाम बताती है कि वो नोएल है और वो बोलती है कि ये है मसल हेड, मोटी बुद्धि कहीं का। कोहोनो कहती है, मसल हेड, ये तो बहुत अजीब नाम है। आस्था कहता है, तुमने इस पे यकीन भी कर लिया, ये मेरा मजाक बना रही है, मेरा नाम है आस्था। नोएल के पूछने पे वो बताती है कि वो यहाँ पे सिंगिंग कर रही थी। उसको ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि ये जगह सिंगिंग के लिए बेस्ट है। वो इधर सिंगिंग ट्रेनिंग कर रही थी। उसको एक आइडल बनना है। आस्था और नोएल दोनों को ही नहीं पता होता कि आइडल क्या होते हैं और कौन होते हैं। कोहोनो उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आइडल कौन होते हैं। वो गाने गाते हैं, डांस करते हैं एंड खूबसूरत सा मैजिक करते हुए लोगों को एंटरटेन करते हैं। वो एक पॉपुलर आइडल बन के खूब सारा पैसा कमाना चाहती है। नोएल कहती है कि पैसे में ऐसा क्या है, अगर तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएं तो वो हमेशा तुम्हारे रास्ते में ही आते हैं। आस्था कहता है, तुम गलत हो, तुम शाही घराने के लोग नहीं समझोगे क्योंकि तुमको कभी चिंता ही नहीं होती है पैसे कमाने की, क्योंकि तुम्हारे पास खूब सारा पैसा होता है। मनी इज इम्पोर्टेंट। अगर मेरे पास मनी नहीं होगा तो मैं पोटैटोज कैसे खाऊंगा। तो नोएल कहती है, अगर तुम्हारे पास पोटैटोज नहीं है तो मीट खा लो। आस्था कहता है, डैम यू रॉयल्टी, सोचने की बात है, जो बंदा आलू अफोर्ड नहीं कर सकता वो मीट कैसे खा लेगा। आस्था की बात को कोहोनो भी एग्री करती है, इसलिए वो उससे हाथ मिलाने लगती है। हाथ मिलाते ही उसको पता चलता है कि आस्था का शरीर कमजोर है। उसका शरीर काफी थका हुआ है। उसके शरीर में दर्द होता है जब भी वो चलता है या हिलता है। कोहोनो की ये पावर है, इसलिए वो पहचान जाती है। वो अपने हीलिंग मैजिक से आस्था को ठीक कर देती है। वो शरीर के हर एक हिस्से को पिन पॉइंट करती है। आस्था की सारी थकान दूर हो जाती है। उसके शरीर में दर्द होना बंद हो जाता है। हील करने के लिए कोहोनो आस्था से 100 यूल मांगती है। आस्था दे भी देता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी अभी 100 यूल खो दिए हैं। नोएल कहती है, 100 यूल तो कुछ भी नहीं होते हैं, जिसका रिप्लाई में आस्था कहता है, डैम यू रॉयल्टी। कोहोनो कहती है, अगर तुमको आगे भी कभी हीलिंग मैजिक की जरूरत पड़े तो बता देना, ताकि वो उसको हील करके पैसे बना सके। ये तीनों ही 15 साल के होते हैं। तो कोहोनो कहती है, हम तीनों को जरूर दोस्त बनना चाहिए। नोएल के लिए नया होता है कि उसकी एज की लड़की और उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। नोएल भी कहती है, अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। उनके बीच में काफी बातें होती हैं। कोहोनो को पता चलता है कि आस्था और नोएल दोनों ही मैजिक नाइट है। कितना कूल है ये, तो मैजिक नाइट कूल होते हैं ना। नोएल कहती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं एक रॉयल्टी हूँ, तो इतना तो हम रॉयल्टी से कम एक्सपेक्टेड ही होता है। आस्था कहता है, मैं एक आम इंसान हूँ, एक कॉमनर हूँ। कोहोनो पूछती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो आस्था मुंहफट इंसान है, बहुत भोला वाला बच्चा है मेरी ही तरह। वो तो सीधा सीधा बोल देता है, हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि अंडर वाटर टेम्पल जा सके। फिर नोएल उसका मुंह बंद कराकर कहती है, ये मजाक कर रहा है। कोहोनो कहती है, ठीक है, इतनी रात हो गई और तुम दोनों अकेले हो, क्या तुम दोनों एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो। चांदनी रात में चांद की रोशनी कितनी रोमांटिक होती है, जहाँ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो बहुत अच्छा खासा मूड बनाती है। नोएल कहती है, हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम कोई डेट वेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। कोहोनो कहती है, मैजिक ट्रेनिंग। नोएल कहती है, जी हाँ, मैजिक ट्रेनिंग। मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, पर मुझे अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीखना है, 1 हफ्ते में ही, जब फुल मून वाला दिन आएगा उससे पहले। कोहोनो के कहने पर नोएल उसको अपना सी ड्रैगन लेयर वाला स्पेल करके दिखाती है। कोहोनो उसको कहती है,
गुड वर्क एंड एक नए दोस्त होने के तौर पर उसको कुछ एडवाइस देती है। वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपने माना को पूरी तरह से रिलीज ही नहीं कर रही है, वो होल्ड बैक कर रही है, वो रोक के रख रही है अपने मैजिक को। वो कहती है मैं समुद्र की लहरों की आवाजों को सुनती हूँ जिससे मेरे मन को शांति मिलती है। जब तुम शांत होती हो तो तुम अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाओगी जैसे तुम करना चाहोगी। मैं कोई फिलोसफर तो नहीं हूँ पर मेरा ऐसा मानना है कि दिल और मन की शांति कॉन्सेंट्रेट करने से आती है। नोएल कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। आस्था कहता है मुझे समझ आ गया है, मैं अपनी तलवार अच्छी तरह से तभी चला पाता हूँ जब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता। नोएल कहती है पहली बात तो तुम कभी कोई मैजिक यूज नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई मैजिक नहीं है, और दूसरी बात तुम कभी कुछ सोचते भी नहीं हो। तो ऐसा मत बोलो कि तुम अपनी स्वॉर्ड तभी अच्छे से चला पाते हो जब तुम कुछ सोचते नहीं हो। कोहनो कहती है कि कोई अच्छी यादों के बारे में सोचो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है। नोएल कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। कोहनो कहती है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अपने फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली के बारे में सोचते ही नोएल के मन में कुछ मेमोरीज आती हैं जब उसकी मम्मी मर गई थी, जिनको स्टील प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी मौत का जिम्मेदार नोएल को ठहराया जाता है। इसलिए वो हमको आगे पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ब्लैक क्लोवर की जर्नी में। बस इसी तरह हमारे साथ ब्लैक क्लोवर की जर्नी में बने रहिए। कौन कौन मेरे साथ इस जर्नी में साथ देने वाला है जरा कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी तो दो प्लीज। नोएल के भाई बहन ही उससे बात नहीं करना चाहते, वो उसको फेलियर कहते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे समझदार है वो खुद नोएल को कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी मम्मी मरी, पता नहीं तुम जैसी यूजलेस फेलियर को पैदा करने के लिए क्यों मरना पड़ा उनको। अपनी खुद की फैमिली के साथ कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, इसलिए नोएल कहती है मैं तुम्हारी एडवाइस की इज्जत करती हूँ, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करने वाली हूँ। कोहनो कहती है कि जब भी तुम थक जाओगी मेरे को बता देना, मैं अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हारी थकान दूर कर दूंगी, क्योंकि तुम रॉयल्टी हो तो मैं तुमसे 1000 यूल लूंगी इसके बदले। आस्था कहता है कि मेरी अच्छी यादों में तो सिर्फ सिस्टर लिली है। गाइज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मान लो कि आपको नोएल और सिस्टर लिली दोनों में से एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज, मेरे को जानना है कि लोगों की क्या पसंद है। प्लीज कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा, सबके सब कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जब सारे ब्लैक बुल के मेंबर पूरे टाइम मस्ती कर रहे होते हैं उस पूरे टाइम में नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए, एंड नोएल को पूरे टाइम कोहोनो एंड आस्था सपोर्ट करते हैं। जब जब नोएल थक जाती है कोहोनो अपने हीलिंग मैजिक से उसकी सारी थकान दूर कर देती है। लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी नोएल कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाती और अब बस एक ही रात उसके पास बची होती है। कल है फुल मून। कोहोनो पूरी तरह से उसको एंकरेज करती है कि यू कैन डू इट। वहीं आस्था के पास एक आइडिया होता है, वो नोएल से कहता है कि वो अपने मैजिक को होल्ड बैक कर रही है, उसको अपना सारा मैजिक रिलीज कर देना चाहिए और ज्यादा अपने ऊपर जोर नहीं देना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, अपने जादू को छोड़ना है। नोएल विरोध करती है लेकिन आस्था कहता है कि अगर कुछ होता है तो वह उसे बचाने के लिए अपनी एंटी मैजिक का इस्तेमाल करेगा। नोएल अपना जादू ढीला छोड़ देती है लेकिन उसे नहीं लगता कि वह कर भी पाएगी या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे को मत ब्लेम करना, ऐसा वो आस्था को कहती है। नोएल ट्राई करती है, वो अपना सारा मैजिक रिलीज कर देती है क्योंकि नोएल रॉयल्टी है, उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग माना होता है। नोएल के मन में बस यही चल रहा होता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिलैक्स हो सकती है, कुछ नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, नहीं कर सकती हूँ मैं एकदम होपलेस हूँ, मैं कैसी अच्छी यादों के बारे में सोचूं जबकि मेरे पास नहीं है। आस्था कहता है हार मत मानो, तुम कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बुल के सारे मेंबर उधर नोएल को चीयर्स करने आते हैं और सबके सब अपने अपने स्टाइल में नोएल को एक साथ मिलकर चीयर्स करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, यू कैन डू इट। उनको पूरा यकीन होता है कि नोएल कर लेगी। फिर नोएल के मन में एक बात आती है कि शायद उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ अच्छी यादें हैं और वो है ब्लैक बुल के बारे में। वो उस दिन के बारे में सोचती है जब मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। यामी नोएल से कहता है कि उसके भाई नोजेल ने उसको बताया था कि वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? नोएल। और अगर वो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देगी भी तब भी वो पास नहीं कर पाएगी। यामी ने कभी कोई रॉयल फेलियर नहीं देखा। नोएल उधर से जाने लगती है एक्सक्यूज मी कहते हुए,
बट इधर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यामी अपना भरोसा दिखाता है नोएल में। वो कहता है अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। ब्लैक बुल के मेंबर सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड है, तुम उसके लिए एकदम फिट बैठती हो। वो नोएल को कंफर्ट करने के लिए कहता है कि हम सभी तुम्हारी तरह लूजर्स हैं, तुम हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो। नोएल ने अपनी फैमिली के साथ इतने साल बिताए पर उनके बारे में नोएल के दिमाग में एक भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, और जबकि उसने ब्लैक बुल के साथ सिर्फ कुछ महीने ही बिताए हैं और इतनी सारी मेमोरीज हैं और सारी की सारी अच्छी मेमोरीज हैं। ब्लैक बुल ने नोएल को एक्सेप्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया। उन्होंने नोएल पे अपना भरोसा जताया एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए, एंड इसलिए वो भी उनकी मदद करना चाहती है। नोएल कर दिखाती है, एक बहुत बड़ा डिफेंसिव अटैक कर लेती है। वॉटर क्रिएशन मैजिक सी ड्रैगन क्रेडल। वो थक जाती है एंड वापस से गिरने लगती है। चार्मी कहती है मैं तुमको बचा लूंगी। फिनरल कहता है आ जाओ मेरी बाहों में गिर जाओ, पर यहाँ पर तो अपना आस्था बाजी मार लेता है। वो नोएल को पकड़ लेता है, वो उसको बचा लेता है। आस्था कहता है कि मुझे पता था कि तुम कर लोगी। नोएल शर्मा जाती है और उसको एक चपेट लगाती है कि मेरे को ऐसे छुओ मत। फिर वो कोहोनो को देखती है कि देखा मैंने कर दिखाया, और एंड वो उसको थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, पर कोहोनो उधर होती ही नहीं है। वो वहां से चली जाती है। वो अपने मन में ही कहती है कि कौन कहती है कोहोनो समुद्र के एकदम किनारे पे तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं को तुम्हारे पास होना चाहिए चीयर्स करने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अंडर वाटर टेम्पल में। कोहोनो को पता चल जाता है कि वो अंडर वाटर टेम्पल में आएंगे। कैसा पता, उसको देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहो। वीडियोस को लाइक करो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने किया हो उसको दिल और दिमाग दोनों से थैंक यू भाई। जश्न का माहौल होता है और जश्न मनाया भी जाता है ब्लैक बुल द्वारा। यामी दूर से ही बैठ के देख रहा होता है और कहता है मैंने नोएल को बोला था कि अपनी लिमिट्स को सरपास करो, पुश पास करो अपनी लिमिट को, और उसने किया भी। इसलिए वो जल्द ही अगले एपिसोड में अंडर वाटर टेम्पल जाएंगे। पहले तो यामी को शक होता है कि वो जा भी पाएंगे या नहीं, पर उसने नोएल पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, जिसके लिए मेरी तरफ से यामी को फुल रिस्पेक्ट। जिंदगी में ऐसे ही लोग होने चाहिए जो तुम्हारे स्टेटस को देख के तुम्हारे दोस्त ना बने, जैसे हो वैसे ही तुमको पसंद करें। आज फुल मून होता है, अंडर वाटर टेम्पल जाने का समय आ जाता है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबकी एक्साइटमेंट का रीजन अलग अलग होता है। चार्मी को वहाँ का खाना खाना है, वनेसा को वहाँ की ऐसी दारू टेस्ट करनी है जो उसने पहले कभी ना पी हो। लक किसी से फाइट करना चाहता है उधर। जितनी जल्दी वो जाएंगे उतनी जल्दी वो वापस आएंगे। घोज वापस आके अपनी मरी के पास जा सके जितनी जल्दी हो सके, वो ये सोचता है। फिनरल को तो हमेशा से एक ही काम करना पसंद है, सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। नोएल नर्वस हो रही होती है। वनेसा उसको दारू पीने को बोलती है। मैग्ना कहता है ओए पियक्कड़, हमारी जान दांव पर होगी, तुम उसको दारू ऑफर मत करो। यामी कहता है जब तुम बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हो तो तुम कोई भी काम सही से नहीं कर सकते, चाहे तुम उसमें कितने ही अच्छे क्यों ना हो। सो रिलैक्स रहो, कूल एंड काल्म रहो, और अगर तुम फेल हुई तो मैं तुमको मार दूंगा। नोएल सोचती है कि नर्वस होना बेवकूफी है, अगर मैं फेल हुई तो सब लोग मर जाएंगे, और ये सब कितने शांत हैं, इनको मेरे ऊपर भरोसा है तो मेरे को भी कुछ करना होगा। नोएल अपना मैजिक कास्ट करके सबको उसके अंदर लेके समुद्र में एंटर कर अंडर वाटर टेम्पल की ओर चल पड़ती है। ग्रे पूरी जगह घेर रहा होता है। फिर बाद में वो चार्मी के भेष में बदल जाता है। समुद्र के अंदर का व्यू काफी सही होता है। घोच तो वीडियो कॉल करके मरी को दिखा रहा होता है। वो नोएल से कहता है मछलियों के और करीब जाओ ताकि मरी अच्छे से देख सके। वीडियो कॉल कट जाता है नेटवर्क इशू की वजह से। वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में एंटर कर जाते हैं। फिनरल कहता है इसको कहते हैं फुल मून होने पर स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन कमजोर पड़ना। इतना खतरनाक तो ये है। मैग्ना नोएल को बोलता है इसको अच्छे से हैंडल कर लेना प्लीज। लक मैग्ना से कहता है तुम्हारी फट रही है ना, तो मैग्ना कहता है मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं डरा। आस्था, ग्रे एंड चार्मी नोएल को चीयर करते हैं। नोएल को गुस्सा आ जाता है और कहती है चुप करो, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। वो मुश्किल से ही करंट को अवॉइड कर पा रही होती है। सिर्फ करंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि नोएल को ऐसा लग रहा होता है कि उस करंट के साथ काफी स्ट्रॉन्ग माना भी मिला हुआ है। वनेसा को उल्टी आने लगती है सफर के दौरान। नोएल डटी रहती है। स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन की इंटेंसिटी कम होने लगती है। वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार कर देते हैं। काफी सही व्यू देखने को मिलता है अंदर। उनको तरह तरह की मछलियां देखने को मिलती हैं। एक तो चमक रही होती है काफी ज्यादा, वो माना के साथ थोड़ा और इवोल्व हो चुकी होती है। उनको वर्पुल टाइप एक मैजिक बैरियर दिखाई देता है जो अंडर वाटर टेम्पल के चारों ओर बना हुआ है। वो मैजिक बैरियर एक्सट्रीमली पावरफुल है एंड नोएल उसको तोड़ के उनको अंदर नहीं ले जा सकती। बैरियर को तोड़ने का काम यामी आस्था से करवाता है।
है। आस्था कहता है मेरे को तैरना नहीं आता। यामी बोलता है किसने बोला तुमको तैरने की जरूरत है। यामी आस्था को पकड़ता है और उन वर्लपूल यानी कि उस मैजिक बैरियर की ओर फेंकता है और आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस बैरियर को तोड़ देता है और उस बैरियर के अंदर वो आस्था सांस ले पा रहा होता है। सब अंदर पहुंच जाते हैं। मैग्ना कहता है कि हम आखिरकार में बच ही गए। लक बोलता है उसको कि देखा देखा मैंने कहा था ना तुमको डर लग रहा था। इधर मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है इसलिए घोच अपनी बहन को वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा होता। वो सब अंडर वाटर टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। नैरो उस टेम्पल की ओर जाने लगती है। यामी चार्मी को एक पेस्ट्री या केक टाइप कुछ देके बोलता है हमको अपने कॉटन वाले क्लाउड से उधर लेके चलो। लक बोलता है हमको एक भी मैजिक ट्रैप का सामना नहीं करना पड़ा जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैग्ना कहता है ये स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है, चौकन्ना रहो। उधर समुद्र के अंदर पूरा एक शहर बसा होता है। ब्लैक बुल के मेंबर्स की आवाज सुन के वहाँ के सभी लोग उनको घेर लेते हैं। देखो 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 कौन आया है, हमारे पास विजिटर्स आए हैं। 10 साल बाद कोई विजिटर उधर आया होता है। मैजिक नाइट रोब देख के वो पहचान जाते हैं कि वो मैजिक नाइट्स हैं। आस्था के मन में एक बात आती है, डंजन में तो इतने खतरनाक खतरनाक चीजें थी और इधर तो लोगों का प्यार मिल रहा है हमको। यामी उनसे पूछता है कि हमको तुम्हारे इस टेम्पल के मालिक से मिलना है। वो लोग बताते हैं कि ऊपर जाओ, वो वहाँ पर ऊपर मिलेगा। वो लोग उनको वहाँ तक लेके भी जाते हैं। फिनरल तो फ्लर्टिंग कर ही रहा होता है पर असली फ्लर्टिंग तो ग्रे गोल्डन के भेस में कर रहा होता है। भाई साहब लड़कियां उसकी बातों को सुनकर ब्लशिंग कर रही होती है लिटरली। चार्मी को वहाँ के केकड़े खाने का मन कर रहा होता है इसलिए यामी उसको पकड़ कर रखता है ताकि वो कहीं चली न जाए। आस्था कहता है हम कितनी आसानी से इधर पहुंच गए, मेरे को लगा था कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नोएल कहती है ठीक ही तो है पर तुमको कहाँ चैन मिलने वाला है जब तक तुम लगभग मर ना जाओ। आस्था कहता है हे मैं जानबूझ के लोगों से नहीं कहता कि मेरे को मारो, मेरे को जान से मार दो या मैं मुसीबत में पड़ जाऊं जानबूझ के। ब्लैक बुल इस टेम्पल के एंट्रेंस गेट में एंटर करते हैं। उनको उस टेम्पल का मालिक दिखता है यानी कि हाई प्रीस्ट। तभी एक अजीब सा क्रिएचर उनको दिखाई देता है। नोएल कहती है कुछ करो आस्था। आस्था कहता है क्या पता वो दिल का बहुत अच्छा हो और वो इस टेम्पल को प्रोटेक्ट करता हो। हमको इंतजार करना चाहिए जब तक वो हमला ना करे, हम कुछ नहीं करेंगे। वो हमला कर देता है। घोच लक एंड मैग्ना अपने मैजिक से उसको तुरंत ढेर कर देते हैं। हाई प्रीस्ट ब्लैक बुल का स्वागत करता है। चार्मी उसको खाने की सोचती है। वो चीज अपने आप ही कट जाती है जैसे खाने की चीजों को काटते नहीं है वैसा, जैसे मछलियों को या और कोई फिश को। एंड बाद में वो चीज गायब हो जाती है क्योंकि वो मैजिक से बनी होती है इसलिए चार्मी उस चीज को खा नहीं सकती। इससे पता चलता है कि भले ही हाई प्रीस्ट दिखने में चूतिया दिखे पर वो काफी पावरफुल होगा। उस बुड्ढे में दम तो है क्योंकि इस तरह के क्रीचर्स को अपने मैजिक से बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। उस हाई प्रीस्ट को पता होता है कि ब्लैक बुल मैजिक स्टोन के लिए इधर आए हैं। वो कहता है अगर तुमको वो मैजिक स्टोन चाहिए तो तुमको एक गेम खेलना पड़ेगा और उस गेम में जीतना पड़ेगा। उस गेम का नाम है बूब स्क्वीजिंग गेम। एंड उसके बाद नोएल जो उसमें चपेट लगाती है, जो लाते वो खाता है, वो बाद में मजाक करना बंद कर देता है। मैग्ना कहता है हम इधर कोई गेम वगैरह खेलने नहीं आए, हमारे पास टाइम नहीं कोई गेम वगैरह खेलने का। और तुमको कैसा पता कि हम इधर मैजिक स्टोन के लिए आए हैं? तो वो हाई प्रीस्ट कहता है कि मेरी निगाहें काफी तेज और शातिर हैं, तुम वो स्टोन अपने किंगडम के लिए लेने आए हो। मैग्ना घोच एंड लक अपने में ही बकबक कर रहे हैं। मैग्ना घोच एंड लक अपने में ही बकबक करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमको उसको उठा फेंक वो स्टोन चोरी कर लेना चाहिए। घोच हाँ करता है, लक भी हाँ कर देता है क्योंकि उसको लगता है हाई प्रीस्ट काफी पावरफुल होगा एंड उसको उससे फाइट करने में मजा आएगा। आस्था कहता है कि मैजिक नाइट ये सब नहीं करते हैं ठीक है ना। चार्मी, फिनरल और वनेसा उस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। फिर हाई प्रीस्ट कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुमको दावत दूंगा, एक पार्टी दूंगा जिसमें बहुत सारा खाने के लिए खाना होगा, कई सारी दारू पीने के लिए होगी और एंटरटेनमेंट के लिए कई सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी। ये सुन वो तीनों झट से हाँ कर देते हैं। आस्था कहता है ये सब तुम्हारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, मिशन से भी ज्यादा। मैं गेम के लिए हाँ करूंगा क्योंकि हम अपना मिशन पूरा कर पाए, ना कि कोई फालतू चीजों के लिए। यामी आस्था को लात मारकर कहता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। ओए बूढ़े चलो बताओ कौन सा गेम खेलना है, कौन सा जुआ खेलना है, डाइस, रोलेट। हाई प्रीस्ट काफी खुश हो जाता है, कितने सालों बाद वो ये गेम खेल के यानी कि देख के मजा उठा पाएगा। वो खुशी के मारे नाच रहा होता है एंड वो एक गेम खेलेंगे, अ व्हाइट हॉट टेम्पल बैटल रॉयल। गेम का नाम है टेम्पल शफल आई थिंक। वो अपने टेम्पल वॉरियर को बाहर बुलाता है
वो दिखने में बोलते हुए समुद्री जीव लग रहे होते हैं। हाई प्रीस्ट अभी से ही गेम स्टार्ट कर देता है। वो अपने मैजिक से सबको अलग अलग जगह पर भेज देता है टेम्पल के अंदर। गेम्स के रूल एंड बाकी सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि ब्लैक बुल टेम्पल के अंदर है एंड उनको टेम्पल वॉरियर से फाइट करके उनको हराना है। वो अकेले 1-1 भी फाइट कर सकते हैं या फिर बाकी मेंबर्स को ढूंढकर मिलके उन टेम्पल वॉरियर से फाइट कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आस्था चाहे तो अकेले टेम्पल वॉरियर से फाइट कर सकता है या फिर आस्था बाकी मेंबर मैग्ना, लक, चार्मी, वनेसा, नोएल, ग्रे सबको ढूंढकर सब मिलके उन वॉरियर टेम्पल से फाइट कर सकते हैं। जब तक वो गेम खत्म नहीं कर लेते वो उस टेम्पल से बाहर नहीं आ सकते। सामने वाला जब तक हार ना जाए या हार मान ना ले जब तक वो नहीं जीत सकते। जिस भी टीम में लास्ट में जितने ज्यादा मेंबर बचेंगे वही जीतेगा। हाई प्रीस्ट ने जो मैजिक किया है वो उनको बाहर नहीं आने देगा जब तक गेम खत्म ना हो जाए। जितने ब्लैक बुल के मेंबर हैं उतने ही टेम्पल वॉरियर हैं। दोनों टीम में 9 बंदे हैं। वैसे ब्लैक बुल में 10 बंदे होते हैं। 9 कैसे हैं वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। लोग वीडियोस तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल और दिमाग से बहुत बड़ा 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 वाला थैंक यू यार। एक टेम्पल मेज आस्था को मिलता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी मैजिक सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। मैंने सोचा था कि कोई ताकतवर अपोनेंट मिलेगा पर मेरे को तो एक लूजर मिला। क्या तुम फाइट कर सकते हो? आज तो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, खुद ही देख लो कि मैं फाइट कर सकता हूँ क्या नहीं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक बुल एक गेम खेल रही है टेम्पल शफल नाम का, जिसमें जीतने पर उनको मिलेगा एक मैजिक स्टोन। दोनों टीम में 9 बंदे हैं। वैसे ब्लैक बुल में टोटल 11 बंदे हैं पर एक को तो वो ब्लैक बुल के हाइड आउट पर ही छोड़ आए, जैसा कि शंकर दादा भाई ने कमेंट में बोला। इससे पता चलता है कि भाई तुम बहुत अच्छे से ब्लैक क्लोवर देख रहे हो। एंड दूसरा यामी, जिसको हाई प्रीस्ट खेलने नहीं देता, तो बचे 9, क्योंकि यामी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अगर वो भी इस गेम में खेलेगा तो गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ब्लैक बुल आसानी से जीत जाएगी और गेम देखने में मजा भी नहीं आएगा। हाई प्रीस्ट एंड वहाँ के सिटीजन्स इस गेम को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि कर रहे थे, और वो दिन आज आ गया। सब काफी एक्साइटेड होते हैं। यामी आराम से बैठ के हाई प्रीस्ट के साथ गेम देखने लगता है। खाने पीने के लिए सब तो होता ही है, दारू और चखना सब होता है। हाई प्रीस्ट यामी से पूछता है कि सब ब्लैक बुल के मेंबर की क्या रैंक है। यामी सरप्राइज्ड होता है कि हाई प्रीस्ट तो इधर अंडर वाटर टेम्पल में रहता है और उसको क्लोवर किंगडम के रैंक सिस्टम के बारे में भी पता है। यामी बताता है कि सबके सब जूनियर मैजिक नाइट हैं। हाई प्रीस्ट कहता है, मेरे टेम्पल रैंक सिस्टम के हिसाब से सब इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर के हैं मेरे टेम्पल मेज। यामी कहता है, तब तो अब हम दुविधा में हैं, जब तक कि ये बेवकूफ, कौन बेवकूफ, ब्लैक बुल के मेंबर जो हैं वो वास्तव में अपने शीर्षकों यानी कि टाइटल के लिए सामान्य तौर से अधिक मजबूत ना हो। आस्था के पास एक टेम्पल वॉरियर पिछले एपिसोड में ही आ गया था फाइट करने के लिए। अब घोच, लक एंड मैग्ना के पास भी एक एक टेम्पल वॉरियर आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। लक से वो टेम्पल मेज वाला बंदा कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को तुम जैसे कमजोर से लड़ना पड़ेगा। मैग्ना से उसका अपोनेंट कहता है कि इधर अंडर वाटर टेम्पल में फ्लेम मैजिक काम नहीं करने वाला, तुम पूरी तरह से डिसएडवांटेज में हो। फिर उनका फाइट होता है एंड अपने ब्लैक बुल मेंबर उनको इजीली हरा देते हैं। वो ऑक्टोपस वाला बंदा कहता है आस्था से कि मेरा मुल्सुक मैजिक हर एक फिजिकल अटैक को रिपेल कर देता है, फिर ये मैजिक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आस्था के पास है एंटी मैजिक स्वॉर्ड, कोई भी मैजिक उसकी तलवार के खिलाफ नहीं चलेगा भाई साहब। स्कोर हो जाता है 9-5, मतलब कि ब्लैक बुल के अभी भी 9 मेंबर सेफ हैं एंड हाई प्रीस्ट के 5 ही वॉरियर बचे हैं। यामी जोर जोर से हंसता है और कहता है, हरा दो सबको, एक को भी मत छोड़ना। हाई प्रीस्ट भी कहता है कि ये लोग कितने लापरवाही से कैसे फाइट कर सकते हैं। यामी कहता है, क्यों ना हम दाव चले, जुआ खेलते हैं कि कौन जीतेगा। मैं अपनी टीम ब्लैक बुल पे 10,000 यूल दाव पर चलता हूँ। हाई प्रीस्ट कहता है कि इतने खुश मत हो, अब जितने भी टेम्पल मेज बचे हैं वो काफी ताकतवर हैं, उसको तुम यूं ही नहीं हरा पाओगे। एंड जो टॉप 3 के टेम्पल मेज हैं
थ्री ग्रेट प्रिस्ट वो सीनियर मैजिक नाइट के जितने पावरफुल हैं। फिनरल एक डरावने टेंपल मेज से बच रहा होता है। वो अपना स्पेशल मैजिक यूज करता है उस बंदे से बच के भागने से। एंड वो सोचता है कि मैं सिर्फ उधर ही जगह जा सकता हूँ जिधर मैं पहले गया हूँ, तो मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा बचने के लिए। अभी तो मैंने अंदर उतनी जगह देखी नहीं है। हाई प्रिस्ट कहता है जब तक तुम ये गेम खत्म ना कर दो, पूरा ना कर देते, तुम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। फिनरल कहता है हैं तुम मेरे को देख रहे हो? फिर यामी भी कहता है छुपना बंद करो और फाइट करो, फाइट करना शुरू कर दो वरना मैं तुमको मार दूंगा। फिनरल कहता है तुम भी मेरे को देख रहे हो? यामी बताता है हाँ, मैं तुम लोगों का गेम एंजॉय कर रहा हूँ दारू और खाना पीना खा के। फिनरल बोलता है अब तुम दोनों दोस्त बन गए हो क्या? अगर लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो देखने में मजा कैसे आएगा? इसलिए हाई प्रिस्ट अपना न्यूसेंस स्पेल यूज करता है फिनरल के अगेंस्ट ताकि वो फाइट करे। वो एक मछली को उसके पीछे लगा देता है, वो मछली उसको खा लेती है, पर फिनरल अपना स्पेशल मैजिक यूज करके उसके पेट से बाहर निकल जाता है। यामी हाई प्रिस्ट से कहता है ओए बुढ़ऊ, तुमको इस तरह की डरावनी मछली से उनको डराना चाहिए, उन पे हमला करना चाहिए। हाई प्रिस्ट भी लाइक तुम मेरी साइड हो या उनकी साइड? बाय द वे ड्राइंग काफी अच्छी की है। फिर यामी देखता है कि चलो देखते हैं ब्लैक बुल क्या कर रही है। ग्रे केकड़े में ट्रांसफॉर्म हो गया है और किधर चला गया कुछ पता नहीं। यामी को लगता है कि चार्मी फाइट कर रही है क्योंकि वो काफी सीरियस दिख रही होती है, पर वो तो सी फूड खा रही होती है। वो तो मछलियां और केकड़ों को पकड़कर खा रही होती है। जैसे मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं ना, वैसे ही वो भी अपने क्लाउड मैजिक से जाल बनाकर मछलियां पकड़ती है और कहती है कि यहाँ का सारा इकोसिस्टम मेरा है, मैं सबको खा लूंगी। हाई प्रिस्ट कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़की एक्चुअली में कर क्या रही है। वो यूनो के बारे में भी सपने देखने लगती है कि काश यूनो उसके साथ होता और मैं अपने मील सेविंग प्रिंस को टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती। फिर उधर एक लड़की आती है, टेम्पल मेज उधर आती है और कहती है हे क्यूटी, तुम कितनी कवाई हो, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुमको हराने वाली हूँ। चार्मी कहती है ओ अच्छा, इस वक्त जो मैंने सी फूड खाया है उससे मेरे अंदर माना ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो ओवरफ्लो, तूने चुराया मेरा शरीर का ओवरफ्लो। जिस तरह से मैंने सी फूड खाया उसी तरह से अगर तुम मेरे को खाना चाहती हो, मतलब मेरे को हराना चाहती हो, तो आ जाओ। यार ये कितनी कवाई लग रही है ना चार्मी, बच्ची सी, मन करता है इसके संग गुल्लू गुल्लू कर लो। वो लड़की अपने सॉन्ग मैजिक से चार्मी को सुला देती है एंड देन वो अगले अपोनेंट को ढूंढने चली जाती है। स्लीपिंग भी नॉकआउट में काउंट होगा, इसलिए ब्लैक बुल का एक बंदा ढेर हो जाता है। हाई प्रिस्ट कहता है तो इसका क्या कहना है? यामी कहता है इसके लिए उसको पूरे एक हफ्ते के लिए खाने को कुछ नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? चार्मी को। मैग्ना भी अपना अगला प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा होता है, उसको लक मिल जाता है और वो उससे कहता है ओ तो तुम अभी तक जिंदा हो? लक कहता है हाँ, मैंने अभी अभी एक जने को हराया और इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इधर एक स्ट्रॉन्ग बंदे को सेंस किया था और वो उसको उधर दिख भी जाता है। जितने में मैग्ना कहता है कि चलो अब ये डिसाइड करते हैं कि उसको कौन हराएगा, उतने में तो लक अपनी सुपर स्पीड के साथ उससे फाइट करने लग जाता है। लक अपने थंडर बोल्ट से उस पर अटैक करता है, पर वो आसानी से अपने वोटर क्रिएशन मैजिक से एक शील्ड बना लेता है और लक के अटैक को रोक देता है। वैसे तो बिजली को पानी पर भारी पड़ना चाहिए, पर इधर ऐसा कुछ नहीं होता। आस्था हाई प्रिस्ट के छोटे छोटे न्यूसेंस स्पेल यानी कि उन छोटे छोटे समुद्री जीव को मारते हुए आगे बढ़ता है। फिर उसको एक लड़के की फील होती है। वो देखता है कि एक लड़के ने इतनी आसानी से इतने बड़े समुद्री जीव को हरा दिया। वो लड़का कहता है दादाजी आप ये न्यूसेंस स्पेल प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ क्यों नहीं यूज करते? खैर मेरा अच्छा खासा वार्म अप हो गया। वो लड़का आस्था को देख लेता है और कहता है हे तुम आस्था हो ना जो एक भारी सी तलवार लेके घूमते हो? वो तलवार कोई भी मैजिक को कैंसिल कर देती है। आस्था कहता है ये तुमको किसने बताया? वो कहता है खैर छोड़ो। एंड फिर वो डांस करने लगता है और डांस करते करते वो अपना नाम बताता है। उसका नाम है कीटो। फिर वो अपने सपने के बारे में बताने लगता है कि उसका सपना है एक डांसर बनना, पर उनको अलाउड नहीं है सरफेस पर जाना यानी कि जमीन पर जाना। वो बीच पर तो जा सकते हैं पर वो उस बीच के आगे नहीं जा सकते। जो मट्टी होती है ना रेत, वो रेत के आगे नहीं जा सकते। वो किसी भी शहर को विजिट नहीं कर सकते। पर अगर वो ये गेम जीत जाएं तो उसके ग्रैंडफादर यानी कि जो हाई प्रीस्ट हैं वो उनको अलाउड कर देंगे उधर जाने को, शहर में जाने के लिए। एंड वो उधर एक बहुत पॉपुलर डांसर बनेगा। आस्था कहता है कितना अच्छा डांस कर रहा है ना ये, पर इस तरह का सपने के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था। हाँ भाई सुना था, बीच पे ही तो तूने सुना था एक लड़की को कहते हुए कि वो आइडल बनेगी जिसका नाम कोहोनो था। कीटो आस्था पे अटैक करता है ये बोल के कि मेरे को अपना सपना पूरा करने के लिए तुमको हराना पड़ेगा, मेरे सपने पूरे हुए इसलिए तुमको हारना पड़ेगा। वो काफी स्पीड से एंड एकदम डिफरेंट स्टाइल में आस्था से फाइट करता है नाचते हुए। आस्था उसके अटैक को रोक के कहता है कि यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके पास ड्रीम है, मेरा भी एक ड्रीम है। क्लोवर किंगडम का सबसे बड़ा
और अच्छा दाना बनना। दाना मतलब मेज, उसको डायरेक्ट एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे तो दाना ही कहेंगे। आस्था उससे फाइट करता है और उसके मास्क को कट कर देता है। दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइट करते हैं। नोएल ये सोचते हुए चल रही होती है कि मैं कैसे किसी से फाइट कर सकती हूँ, मेरे को तो कोई भी अटैक स्पेल नहीं आता, मैं सिर्फ डिफेंसिव स्पेल ही करना जानती हूँ। तभी वो लड़की नोएल के सामने आ जाती है जिसने चार्मी को सुला दिया था। नोएल कहती है मैं रॉयल्टी हूँ तो तुम अपने रिस्क पर ही मेरे से फाइट करना, अभी भी चांस है भागने का, चाहो तो भाग सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। वो लड़की हंसते हुए कहती है ओह क्यूट नोएल, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी इधर आने का। नोएल कहती है तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? फिर वो अपना मास्क उतार कर दिखाती है कि वो कोहोनो है। नोएल को कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये इधर रहती है, वो वन ऑफ द टेम्पल मेज में से एक है। नोएल उससे कहती है तो फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की मैजिक कंट्रोल करने में मेरी? वो कहती है कि मैं बीच पे सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही साथ ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जो इधर अंडर वाटर टेम्पल में आए, क्योंकि जब भी इधर कोई आता है उसके ग्रैंडफादर यानी कि हाई प्रीस्ट ये वाला गेम खेलने को उनको बोलते हैं, और अगर हम जीते तो हमको सरफेस पर जाने की परमिशन मिलेगी एंड देन मैं एक आइडल बन के रहूंगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। नोएल कहती है तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी? कोहोनो कहती है नहीं तो, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी, एंड जबकि तुम इतनी मेहनत कर रही थी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अब हम एक दूसरे के आमने सामने हैं तो हमको पूरी ईमानदारी से फाइट करनी चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर। नोएल कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम कह रही हो कि हम दोनों को सही तरीके से ईमानदारी से फाइट करनी चाहिए, ये क्या बात हुई भला? कोहोनो कहती है कि दोस्त वह लोग होते हैं जो उन चीजों पर झगड़ा कर सकते हैं जो उनके लिए कीमती है एंड फिर भी वो एक साथ रहते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, यही तो दोस्ती होती है, यही तो दोस्त होते हैं। कोहोनो नोएल को अपनी मैजिक से लोरी सुनाकर उसको सुलाने के फिराद में दिखाई देती है। नोएल को हल्का हल्का सोने का मन करता है, फिर वो अपने वाटर मैजिक से एक शील्ड बना लेती है जिससे उसको कोहोनो के मैजिक का कोई असर नहीं होता। कोहोनो कहती है ओ तो तुम फाइट के लिए रेडी हो गई हो। वो नोएल पर डिस्ट्रक्टिव बीट से हमला करती है और कहती है कम ऑन नोएल, तुम सिर्फ डिफेंसिव स्पेल से मेरे से नहीं जीत सकती, मेरे पे अटैक भी करो। नोएल कोशिश करती है ये बोलते हुए कि मैं ये नहीं करना चाहती। वो एकदम से कोहोनो पे अटैक करती है अच्छे खासे फोर्स के साथ, पर वो कोहोनो को हिट ही नहीं करता, वो अटैक उसको लगता ही नहीं है। कोहोनो कहती है अगर तुम मेरे को हिट ही नहीं कर सकती फिर फायदा ही क्या है? नोएल बार बार कोशिश करती है ये कहते हुए कि चुप हो जाओ, मैं अभी भी मैजिक कंट्रोल करना नहीं सीख पाई हूँ जब मैं अटैक करती हूँ बाका। कोहोनो कहती है तुम क्या बात कर रही हो, तुम अपना मैजिक एकदम सही तरीके से कंट्रोल कर पा रही हो, तुम अटैक हिट इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती किसी को चोट पहुंचाना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी पर अटैक ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तुमको हराकर जीत जाऊंगी, पर तुम खुद अपने बारे में सोचो ना, तुम इधर क्यों आई हो? क्या तुम अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती? जब तक तुम फाइट ही नहीं करोगी तब तक तुम नहीं जीतोगी, और ना ही तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगी जब तक तुम कोशिश ही नहीं करोगी। नोएल सोचने लगती है मुझे सबके लिए यूजफुल बनना है एंड वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। आस्था कीटो से फाइट कर रहा होता है। वो कहता है कि आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है बल्कि एक जंग लगी हुई तलवार है उसकी खुद की ब्लेड के सामने। कीटो की मूवमेंट काफी क्रेजी होती है, ऐसा लग रहा होता है कि उसका माइंड कहीं और है और बॉडी कहीं और है। वो अपने मूवमेंट में डांस मैजिक ऐड कर देता है एंड आस्था उसकी मूवमेंट को रीड नहीं कर पाता, आस्था उसकी की को रीड नहीं कर पाता। वो आस्था पे लगातार बार बार बहुत तेजी में अटैक करता जाता है। आस्था मुश्किलों से उसके अटैक को रोक रहा होता है। हाई प्रीस्ट हंसता है और कहता है मेरा पोता ताकतवर है। यामी कहता है हाँ ये जानता है एक तलवार का सामना कैसे करना है। फिर भी आस्था सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो मैं हारने वाला हूँ। फिर वो शांत दिमाग से सोचता है, ठंडे दिमाग से सोचता है कि मेरे को पानी को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पानी का कोई शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप में बदल जाता है। मुझे इसको हराने के लिए पानी की तरह ही बनना पड़ेगा। जिस तरह से बंदर दूसरे बंदर को कॉपी करता है वही यहाँ पर होता है। आस्था कहता है भले ही मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता पर मैं अपनी बॉडी को मैजिक की तरह बना सकता हूँ। कीटो कहता है बिना मैजिक के तुम अपने शरीर से सब कुछ नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही सब कुछ कर सकते हो। आस्था कहता है ठीक है फिर इधर मैं अपने लिमिट को सरपास करूंगा। वो कीटो की तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ के नाचते हुए उससे फाइट करता है और वो कीटो के अटैक को इजीली डोज कर देता है, जिससे देख यामी काफी हंसता है। मेरा इडियट आस्था की एबिलिटी और भी ज्यादा ग्रेट है,
अब स्कोर बोर्ड होता है 8-4। वेनेसा एक जने को हरा देती है और कहती है कैसे असभ्य आदमी हो जो एक डिफेंसलेस वुमेन के खिलाफ ट्रैप सेट कर रहे हो। वो आया था वेनेसा को अपने जाल में फंसाने और खुद ही वेनेसा के थ्रेट में फंस जाता है। ये काफी अनयूजुअल है कि वेनेसा दारू पीने की जगह फाइट कर रही है। हमने वेनेसा को फाइट करते हुए आज पहली बार देख रहे हैं। आज पूरी ब्लैक बुल सही शेप में लग रही होती है। हाई प्रीस्ट कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे मैजिक नाइट जूनियर क्लास के हैं, पर इस लड़की के चेस्ट पे जो बूबीज हैं वो जूनियर से काफी बड़े हैं। क्या उपाय हैं यार। यामी हाई प्रीस्ट से कहता है कि जल्दी से वो मैजिक स्टोन उसके हवाले कर दो, क्योंकि इधर जल्दी कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। एक ग्रुप जिसका नाम आई ऑफ द मिडनाइट सन है वो इन मैजिक स्टोन के पीछे हैं और इसमें ही भलाई है कि तुम हमको ये दे दो। हाई प्रीस्ट कहता है इतनी जल्दी भी क्या है यार, हम अभी गेम पलटने वाले हैं। यामी कहता है ब्लफिंग मत करो। वो कहता है मैं ब्लफिंग नहीं कर रहा, अगर मेरे सन और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सीरियस हो जाएं तो हम ये गेम मिनटों में जीत जाएंगे। उस हाई प्रीस्ट का लड़का पूरे अंडर वाटर टेम्पल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है, वही जो मैग्ना और लक से फाइट कर रहा है। लक और मैग्ना दोनों की सांस फूल रही होती है और दोनों को काफी मजा आ रहा होता है उस ताकतवर बंदे से लड़ने में। लक और मैग्ना दोनों एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम थक गए हो तो थोड़ी देर आराम कर लो जब तक मैं देखता हूँ। हाई प्रीस्ट का लड़का कहता है बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों को एक बार में हरा दूंगा। मेरे फादर यानी कि हाई प्रीस्ट को ऐसे गेम में लोगों को फंसाने की आदत है, पर अब समय आ गया है इसको यहीं खत्म करने का। मैं तुम्हारे साथ और खेलना नहीं चाहता। वो अपना एक पावरफुल अटैक यूज करता है। मैग्ना और लक भी कहते हैं कि कोई गेम खत्म नहीं होने वाला, अभी हम हारे थोड़ी हैं। वो दोनों भी फुल जोश में उस पे हमला करने लगते हैं। तभी उधर एक ब्लास्ट होता है। जिसका डर था वही होता है, जो यामी हाई प्रीस्ट से कह रहा था वही मुसीबत उधर पहुंच जाती है। आई ऑफ द मिडनाइट सन उधर पहुंच जाते हैं मैजिक स्टोन लेने के लिए। वेटो की एंट्री होती है उधर। अगले एपिसोड में हमको जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि नोएल और कोहोनो में से सबसे अच्छा कौन है सुंदरता और फाइटिंग स्किल दोनों के मामले में। नोएल रॉयल्टी है इसलिए उस पर काफी सारा माना है, पर क्या वो कोहोनो को हरा पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको गोल्डन डाउन से यूनो, क्लाउज एंड मिमोसा को दिखाया जाता है। मिमोसा सोच रही होती है कि आज पूरा चांद निकला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आस्था भी उसी चंद्रमा को देख रहा होगा जिसको मैं अभी देख रही हूँ। ग्रीन मैंटिस से सेक्के समर वेकेशन के मजे उठा रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते खेलते ही सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि एक दानव सीनियर मैजिक नाइट को मार रहा है, क्योंकि विजर्ड किंग ने ब्लैक बुल को अंडर वाटर टेम्पल में एक टॉप सीक्रेट मिशन पे भेजा है एंड उनको पता है कि उधर आई ऑफ द मिडनाइट सन भी जरूर जाएगी मैजिक स्टोन लेने के लिए। शायद इसलिए उसने इधर सीनियर मैजिक नाइट की सेना तैनात करी होगी, जिसको वेटो मिनटों में हरा देता है और अपने मैजिक से बड़ी सी वेल मछली वाला स्पेस बनाता है और समुद्र में चला जाता है अंडर वाटर टेम्पल की ओर। सेक्के डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है कि ये वही मैजिक नाइट हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं अपने किंगडम को बचाने के लिए, जो हमारे किंगडम को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और तैनात रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। ये सब कैसे हो सकता है? वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वो दानव है, दानव जिसने अकेले ही सीनियर मैजिक नाइट को हरा दिया। अब यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है उसी सीन से जिस सीन से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। ब्लैक बुल एंड टेम्पल मेज के बीच में गेम खेला जा रहा था एक, एंड सबसे ताकतवर टेम्पल मेज से लक और मैग्ना फाइट कर रहे थे। तभी उधर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो सबसे ताकतवर वाला टेम्पल मेज घायल हो जाता है। वेटो द डिस्पेयर उधर पहुंच जाता है मैजिक स्टोन लेने के लिए। लक कहता है ओ नो, ये बंदा मेरा शिकार था, पर इस बीस्ट से लड़ने में और ज्यादा मजा आएगा। ये तो मेरे को कैप्टन यामी से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो टेम्पल मेज खड़ा होता है और वेटो से कहता है तुमने ओशियन करंट को पार करके इस मंदिर में फोर्सफुली घुसना, इससे पता चलता है कि तुम्हारा मैजिक कितना इनक्रेडिबल है। काफी अच्छा खासा मैजिक है तुम्हारे पास। तुम मैजिक नाइट तो नहीं लगते। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? वेटो बताता है कि मैं उसी चीज के लिए आया हूँ जिस चीज के लिए ये मैजिक नाइट इधर आए हैं, मैजिक स्टोन लेने के लिए। वो टेम्पल मेज कहता है पर मैं तुमको वो वैसे ही नहीं दे दूंगा। हाँ भाई ले ले ले, मुफ्त में बट रहा है ना जैसे। वेटो कहता है मैंने कब बोला तुम मेरे को दे दो, मैं तुमसे छीन लूंगा। यहाँ हम हर किसी को बर्बाद कर देंगे, आपको निराश करेंगे और इसे जब्त कर लेंगे जबरदस्ती। वो टेम्पल मेज एंड वेटो के बीच में काफी बड़ा चिट चैट होता है। वेटो बाकी अपने 4 साथियों को टेम्पल में इधर उधर जाने को बोल देता है। उस टेम्पल मेज का नाम गाय होता है। वो बताता है कि वो इस टेम्पल का सबसे
सबसे ताकतवर मेज है। वो वेटो को वहां से जाने को बोलता है पोलाइटली। वेटो मना कर देता है। वेटो कहता है तुम मेरे पे हमला करो अपनी पूरी जी जान से, मेरे को हरा दो और इधर से जाने पर मजबूर कर दो। गाय अपने वोटर मैजिक से एक बड़ा सा हैमर बना के वेटो पे अटैक करता है, पर वेटो अपने मैजिक से एक आर्मर बना लेता है एंड उसको एक खरोच तक नहीं आती। फिर वेटो ये कहता है तुमको इनाम तो देना पड़ेगा कोशिश करने के लिए, मैं तुमको इनाम में दूंगा मौत। वो तेज स्पीड में भागते हुए उसकी ओर बढ़ता है और ये कहते हुए कि ये दुनिया योग्यतम की उत्तर जीविता के बारे में है। मजबूत स्तन जीवित रहते हैं और कमजोर कीड़े केवल शिकार बनने के लिए जीवित रहते हैं। वेटो अपने बीस्ट मैजिक से उन पे हमला करता है। वो अपने पंजे से एक ही मुक्के में गाय को हवा में उड़ा देता है एंड देन वो दो में स्प्लिट हो जाता है, या फिर उसका स्पीड इतनी तेज है कि वो दो जगह दिखाई दे रहा है। वो लक एंड मैग्ना पे भी अपना अटैक से उनको भी लुढ़का देता है। वहाँ के सारे सिटीजन्स एंड हाई प्रीस्ट सोच में पड़ जाते हैं। गाय इधर का सबसे ताकतवर मेज है और वो इतनी आसानी से हार गया, ये दानव है कौन? यामी बताता है कि मैंने पहले बताया था ना कि कोई मुसीबत इधर जरूर आएगी। आई ऑफ द मिडनाइट सन ऑर्गेनाइजेशन नाम के बंदे, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का हाई रैंकिंग वाला मेंबर है। प्ले टाइम इज ओवर एंड अब मेरे को अपनी टीम के पास लेके चलो। हाई प्रीस्ट बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम अब फंस चुके हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता। एंड मैं जादू को पूर्ववत भी नहीं कर सकता, मतलब युंडो नहीं कर सकता, युंडो UNDO भी नहीं कर सकता। यही मेरे मैजिक का रूल है। तुमको इंतजार करके बस तमाशा देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। यामी अपने मैजिक से खुद उधर से निकलने की कोशिश करता है डार्क मैजिक लाइटलेस स्लैश से, पर वो उधर से नहीं निकल पाता क्योंकि आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक मेंबर उधर उनको स्पेशल मैजिक से फंसा के रखता है। उनको पता है कि यामी क्या कर सकता है। वेटो कहता है डार्क मैजिक यूज करने वाले विदेशी तुम भी इधर हो, मैं तुम्हारा माना सेंस कर सकता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर तक वहीं रहकर तमाशा देख लो अपनी टीम को मरते हुए, उसके बाद मैं तुमको भी मार दूंगा, तुम ही मेरे मेन शिकार हो। यामी हाई प्रीस्ट से कहता है ओए हम अभी भी उनसे बात कर सकते हैं ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल। यामी अपनी टीम को कहता है कि सब सुनो, गेम के बीच में एक मुसीबत आई है। आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप का एक हाई रैंकिंग वाला मेंबर इधर है जो मैजिक नाइट कैप्टन को आराम से टक्कर दे सकता है। मैं किसी रीजन से तुम्हारे पास नहीं आ सकता तो तुमको अकेले ही ये सब संभालना होगा। यही समय है अपनी शक्तियों और अपनी लिमिट को सरपास करने का। कोई भी मरेगा नहीं, सब जिंदा रहेंगे, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। हाई प्रीस्ट तो बाद में सोचता है अगर ये वेटो वहां से बाहर निकल गया तो मेरा मंदिर तो गया काम से। पर जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया था तब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेम इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यही गेम अब इस मंदिर का भाग्य तय करेगा। वो गेम के रूल्स चेंज कर देता है कि अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो भी आई ऑफ द मिडनाइट सन को हराने में मदद करेगा हाई प्रीस्ट उसकी एक विश पूरी करेगा। कोई भी इच्छा मिलेगी जो प्रदान करने की उसकी शक्ति के भीतर होगी। आस्था सोचता है कि हम उस दानव से लड़ने वाले हैं, उसको डर लगता है पर वही उसे और भी अधिक लड़ने लायक बनाता है, मतलब वर्थ इट बनाता है। मैं कर सकता हूँ, मैं उनको हरा सकता हूँ। वेटो अपने लिए नया शिकार ढूंढने जा रहा होता है। मैग्ना और लक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम अभी जिंदा हैं, कहाँ जा रहे हो? मैग्ना मन में ही कहता है इतना सब कुछ यामी के कहने के बाद मैं लेटे लेटे ये सब कुछ नहीं दिख सकता। वो दोनों वेटो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैग्ना सोचता है कि हम खड़े तो हो गए लड़ने के लिए, पर हम उस दानव से लड़ेंगे कैसे? अगर उसने एक और बार हम पर हमला किया तो हम तो खत्म है। लक वेटो से कहता है ओए मॉन्स्टर गाय, जो तुमने पिछली बार हमला किया था उसी तरह से एक और बार करो, नहीं उससे भी ज्यादा ताकत और स्पीड के साथ करो। मैग्ना भी लाइक मरवाएगा क्या? हम मुश्किल से ही पिछले हमले से जिंदा बच पाए हैं। वेटो फुल स्पीड में लक पर हमला करता है, पर लक उससे बच के उस पे अपना थंडरबोल्ट डिस्ट्रक्शन वाला अटैक करता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ कि वेटो के अटैक करने के बाद आधा एक सेकंड टाइम मिलता है, एक ओपनिंग मिलती है वेटो पे हमला करने की, और लक इतना तेज होता है कि उसका फायदा उठा लेता है। लक के पास अच्छी खासी स्पीड एंड शार्प सेंसेस होते हैं, पर उसके हमले का वेटो पर कोई असर नहीं होता। वेटो और लक में धमाकेदार लड़ाई होती है। लक ज्यादा तेज होता है वेटो से। इनिशियली तो यही लगता है देखने में, लक वेटो से हल्का सा आगे होता है स्पीड के मामले में, पर अल्टीमेटली वेटो ज्यादा ताकतवर होता है लक से। लक वेटो पे हमला करता है जिसका उस पे कोई भी असर नहीं होता। वेटो भी लक पर हमला करता है पर वो मैनेज कर लेता है अपने स्पीड के साथ। मैग्ना उनको देख रहा होता है, भाई साहब ये अलग ही लेवल की फाइट चल रही है इन दोनों की। फिर वो लक के बारे में
सोचने लग जाता है कि लक एक फाइटिंग फ्रीक है। जब से मैग्ना ने ब्लैक बुल को ज्वाइन किया है तभी से आज तक वो कंटिन्यूअसली मैग्ना से पंगे लेता रहता है, उसके अजीब बालों का मजाक बनाता है, वो मैग्ना से पंगे लेने लगता है, वो मैग्ना को नहीं छोड़ता, वो मैग्ना से पंगे लेना नहीं छोड़ता, इवन मिशन पर भी वो मैग्ना को परेशान करता है। लक को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो जब देखो हंसता ही रहता है। ये वह व्यक्ति है जिसे मुस्कुराता हुआ लड़ाकू शैतान और किस्मत को खुशमिजाज निडर कहा जाता है। क्या आप लोगों को याद है उस केव में आई ऑफ द मिडनाइट सन के लड़ने के बाद जब वो ब्लैक बुल के हाइड आउट में पहुंचते हैं, आस्था, नोएल एंड यामी, तब लक मैग्ना के साथ एक कॉम्बो अटैक बताता है, क्रैकलिंग मैग्ना टाइफून। उसमें लक अपने मैजिक से मैग्ना पे इलेक्ट्रिक मैजिक से उसको टाइफून की तरह घुमा देता है एंड दुश्मन को ढेर कर देता है। वो चाहे जैसा भी हो, जब बात फाइटिंग की आती है लक के पास काफी अच्छे खासे बैटल इंस्टिंक्ट्स हैं एंड उस डंजन मिशन के बाद से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो रेकलेस है, परेशानी खड़ी करता है, पर फिर भी मैग्ना उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करता है। एंड देन मैग्ना चिल्लाकर लक से कहता है, मेरे को पीछे छोड़ने की सोचना भी मत बेवकूफ। वो अपना मैजिक बैट निकालकर आग के छोटे छोटे गोले वेटो पर बरसाता है। उसी के साथ लक भी अपने छोटे छोटे मैजिक इलेक्ट्रिक वाले गोले बरसाता है। एंड देन लक मैग्ना के बारे में सोचने लग जाता है। पहले तो मैंने मैग्ना को सीरियसली नहीं लिया था, उसको अंडर एस्टिमेट किया था कि वो एक कॉमनर है, पर मेरे इंस्टिंक्ट कहते थे कि उस अजीब बालों वाले बंदे के अंदर कुछ बहुत डेंजरस है, इसलिए वो हमेशा मैग्ना से उलझता रहता था ताकि वो उस डेंजरस ताकतवर मैग्ना से मिल सके, उसके अंदर के शैतान को देख सके। मैग्ना हमेशा लक से पूरी ताकत से फाइट करता था एंड अब उसने आखिर में रियलाइज किया, अब उसने समझा कि मैग्ना उसका पहला दोस्त है जो उसने अभी तक बनाया है। वो मैग्ना से कहता है, मैग्ना तुम इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर कर सकते हो। फिर वेटो लक पर हमला करता है और वो लुढ़क रहा होता है, पर मैग्ना उसको कैच कर लेता है। मैग्ना और लक बिल्कुल भी हार नहीं मानते। वेटो कहता है, तुम्हारा हो गया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर सकता हूँ। वो दोनों कहते हैं, आ जाओ, हम नहीं मरने वाले, हम नहीं हारने वाले। फिर हमको दिखाया जाता है कि आस्था कीटो के साथ वेटो की ओर बढ़ रहे होते हैं। आस्था उसकी की सेंस करके उस डायरेक्शन में भाग रहा होता है। कीटो भी सरप्राइज होता है कि आस्था मैजिक को सेंस तो नहीं कर सकता, फिर ये कैसे बता सकता है कि वो दुश्मन इसी डायरेक्शन में है। एंड एक्चुअली में आस्था सही बोल रहा होता है, क्योंकि बाद में जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं कीटो को भी मैजिक सेंस होता है उन लोगों का, एंड ऐसा पावरफुल मैजिक जो उसने पहले कभी सेंस नहीं किया होता। आस्था उसको की के बारे में बताता है तो कीटो उसको ट्रांस मोड के बारे में बताता है। आस्था पूछता है, जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था तब मैं तुम्हारी की रीड नहीं कर पा रहा था, ऐसा कौन सा जादू कर रहे थे तुम? वो बताता है कि मैं ट्रांस मोड में था। ट्रांस एक ऐसा मेंटल स्टेट है जिसमें एक बंदा ये सब नोटिस नहीं करता कि उसके आसपास क्या है और उसको किस तरह से मूव करना है। वो बस अपने शरीर को ढीला छोड़कर और अनकॉन्शियसली फाइट करते हैं। आस्था भागते भागते अजीब सा मुंह बनाता है। कीटो पूछता है, ये क्या कर रहे हो? आस्था कहता है, अपने आप को ट्रांस मोड में डाल रहा हूँ। कीटो अब उनको पूरी तरह से सेंस कर पा रहा होता है। वो एक लाइटनिंग एंड फायर मैजिक को भी सेंस कर पा रहा होता है जो कि लक और मैग्ना का मैजिक है। एंड वो वेटो का भी खतरनाक माना सेंस कर पा रहा होता है। ये सैकड़ों उग्र जानवरों की तरह है, ऐसा लगता है कि वेटो में सैकड़ों जानवरों की ताकत है। ये सब कीटो इसलिए सेंस कर पा रहा है, इसलिए बता पा रहा है क्योंकि वो इसकी खासियत है। यही सिमिलर मिलती जुलती खासियत कोहोनों के पास भी है। ये उनके ट्राइब की खासियत है, मैजिक एंड माना को अच्छे से सेंस करना। कीटो कहता है कि मेरे कबीलों की आंखें जादू पकड़ने में अच्छी है, अगर हम ऐसे दानव के खिलाफ है तो मेरे को डर है कि। तभी आस्था कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, वो दोनों क्रेजी जरूर हैं, पागल जरूर लगते हैं, पर जब बात ऐसी सिचुएशंस की आती है तो हम उन दोनों पे भरोसा कर सकते हैं। वो नहीं मरेंगे, हम में से कोई नहीं मरेगा, हम सब जिंदा बाहर निकलेंगे इधर से। पर वही मैग्ना और लक दोनों वेटो से मार खा रहे होते हैं। वेटो कहता है, देखा तुम कमजोर लोग मरने के लिए ही बने हो, हम ताकतवर लोगों से मैं तुम्हारे अंदर निराशा देखना चाहता हूँ। एपिसोड का एंड एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में है। 4K सब्सक्राइबर होने वाले हैं यार, कंप्लीट करवा दो। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। मैग्ना और लक हार नहीं मानते और दोनों लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं, हम इतनी जल्दी नहीं हारेंगे, हम इतनी जल्दी नहीं हार सकते। अगर हम इस वक्त अभी हार गए तो हम आज तक के सुपीरियर कहलाने लायक नहीं होंगे। वो वेटो से लड़ते रहते हैं और दोनों वेट करते हैं सही टाइम आने का। लक को पता होता है कि अगर वो नॉर्मली फाइट करेंगे तो वो वेटो से नहीं जीत पाएंगे। अभी नहीं, वो उससे कंटिन्यूअसली फाइट करते हैं
और टाइम आने पर वो दोनों अपना मैजिक कंबाइन करके एक कॉम्बो अटैक करते हैं वेटो पे। वेटो लक और मैग्ना पे हमला करता है और जैसे ही उनको कुछ सेकंड के लिए एक ओपनिंग दिखती है वो साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं वेटो पे। एक क्लोज रेंज फुल बॉडी अटैक, वो भी वेटो के वीक पॉइंट पे। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि कोहोनो, नोएल एंड वेनेसा को काफी दूर से भी सेंस कर पाते हैं। जब आस्था और कीटो उधर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं मैग्ना और लक वेटो पे कॉम्बो अटैक कर रहे हैं। मैग्ना और लक दोनों अपने अटैक को कंबाइन करके वेटो के वीक पॉइंट पे हमला करते हैं, पर सैडली वेटो उनके हमले को काफी आसानी से रोक देता है बिना कोई खरोच के। मैग्ना और लक दोनों पूरी तरह से घायल तो होते ही हैं एंड अपना इतना सारा माना यूज करने के बाद वो दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यामी इन दोनों के एफर्ट्स के लिए कहता है कि ये दोनों ट्रू मैन हैं, असली मर्द हैं। वेटो कहता है तुम कितने कमजोर हो कीड़े कहीं के, मैंने तुमको एक चांस दिया और तुम बस इतना ही कर पाए। वो उन दोनों को मार रहा होता है पर आस्था उधर पहुंच जाता है। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसको रोक देता है। वेटो कहता है हम दोबारा मिल गए, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा जो तुमने लिक्ट के साथ किया था उसका। तुम्हारा भी इन दोनों कीड़ों की तरह हल होगा। आस्था अपनी दूसरी तलवार निकालता है और वेटो पे उससे हमला करता है। वेटो बच तो जाता है पर उसकी छाती पे एक कट लग जाता है। आस्था कहता है ये दोनों कीड़े नहीं है, मेरे सुपीरियर हैं, मेरे सीनियर हैं और मैं इनका जूनियर हूँ। इनका काम था तुमको हराना और अब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वेटो कहता है ओह तो ऐसा फील होता है एंटी मैजिक स्वॉर्ड से चोट लगने पर। अगर तुम अच्छी तरह से मेरे ऊपर हमला करते तो मेरा कोई चांस नहीं था बचने का। इसका असर बाकी के जादूगर के घातक हमलों से ज्यादा है। आस्था वेटो से पूछता है तुम मैजिक स्टोन को इकट्ठा करके क्या करने वाले हो। वेटो उसका जवाब नहीं देता और कहता है तुम कचरे के समान हो, आओ और मेरे ऊपर पूरी ताकत से हमला करो और मैं तुम्हारा हल तुम्हारे इन दोस्तों की तरह ही करूंगा। कीटो अपनी एबिलिटी से देखता है कि इसने मेरे पिताश्री को भी हरा दिया। इसका पावर लेवल तो एकदम अलग लेवल का है। उससे बहने वाले जादू निरंतर उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो उसमें से माना बह रहा है बाहर की तरफ। जैसा आपको कलर दिख रहा होगा उसके चारों ओर उसकी बात चल रही है। वेटो कहता है मेरे पास काफी टाइम है मैजिक स्टोन ढूंढने का। मैं पहले तुम सबको खत्म करूंगा फिर उसको ढूंढूंगा मैजिक स्टोन को। बाहर जो लोग दिख रहे हैं उनको भी मैं मार दूंगा। कीटो की फैमिली इधर रहती है, सब लोग इधर रहते हैं, पूरा एक शहर बसा हुआ है इधर। वो कहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकता। वो आस्था के साथ मिलके उससे फाइट करता है। कीटो एंड आस्था काफी स्पीड में वेटो पे हमला करते हैं पर वेटो उनको आराम से संभाल लेता है। पहले तो वो आस्था में एक मुक्का देता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से बच के मैनेज करके उससे फिर दोबारा फाइट करने लग जाता है वापस से। फिर वो कीटो और आस्था को दोनों ही पीछे ढकेल देता है। आस्था सोचने लगता है जिस तरह से वो वेटो लड़ाई कर रहा है क्या वो हमारी की रीड कर रहा है एंड मैं उसकी की तो रीड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इतना तेज स्पीड से फाइट कर रहा है। आस्था कीटो से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा डांस मैजिक इतना पावरफुल है। जब तुम मेरे से फाइट कर रहे थे तब तुम होल्डिंग बैक कर रहे थे, पूरी ताकत नहीं दिखा रहे थे। कीटो भी बोलता है और तुम भी, मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक और तलवार है। वेटो उन दोनों को बुरा बुरा कहता है पर वो दोनों कहाँ पीछे हटने वालों में से हैं। वो फिर से उससे फाइट करने लगते हैं। वेनेसा को दूर से ही उन लोगों का माना फील हो रहा होता है। यामी ने सीरियस होके जो कहा कि फाइट करनी है इसलिए दारू ना पी के वो फाइट करने का फैसला करती है। तभी एक बंदा वेनेसा के पास आता है। फिनरल छुप रहा होता है। वो कहता है अगर मेरे को उस दानव ने देख लिया तो वो मेरे को मार देगा पक्का, और अगर मैं इसी तरह से छुपा रहा तो बाद में मेरे को यामी मार देगा। मैं करूँ तो करूँ क्या। चार्मी मस्त सो रही होती है एंड सपने देख रही होती है फूड के बारे में एंड एक क्रैब, एक केकड़ा उसको जगाने की कोशिश करता है। वो केकड़ा और कोई नहीं बल्कि ग्रे है। घोच कहता है मुझे ये गेम जल्दी खत्म करना है ताकि मैं अपनी मरी से मिलने जा सकूं। तभी एक बंदा आके घोच से कहता है ओए तुम कहीं नहीं जाने वाले, अब तुम्हारा सामना आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप के बेस्ट चेन यूजर से है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मरी नाम की जो भी लड़की है तुम उसको कभी दोबारा नहीं देख पाओगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। ऐसा बोल के वो घोच से कहाँ बचने वाला है। घोच जैसे ही मिरर मैजिक रिफ्लेक्ट रिफरेंस से अटैक करता है वो बंदा अपने चेन मैजिक से घोच के मिरर मैजिक को तोड़ देता है। जैसे ही कोई भी बंदा अपना मैजिक यूज करता है, उस मैजिक स्पेल को कास्ट करता है, उस बंदे की जो चेन है वो उस मैजिक स्पेल का पता लगा लेती है और उस पर तुरंत हमला कर देता है। जैसे ही घोच अपना मिरर मैजिक यूज करता है
है उस बंदे की चेन घोच के मिरर मैजिक को तोड़ देती है। फिर घोच अपने रियल डबल का इस्तेमाल करता है। वो चेन यूजर भी अपनी एक और चेन निकाल लेता है। घोच उस बंदे के चारों ओर अपने मिरर मैजिक से हमला करता है, पर उस बंदे को एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि वो चेन को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वो बंदा दो बड़े बड़े लोहे के गोले से घोच पे हमला करता है। घोच उससे छुपने लगता है। एक बार तो वो घोच को ढूंढ लेता है। घोच उस पे हमला करता है। वो बंदा उसको आसानी से रोक देता है उस हमले को, एंड घोच फिर से छुप जाता है। इस चेन यूजर का डिफेंस एंड अटैक दोनों ही सही होता है। घोच सोच में पड़ जाता है कि इसकी बातें और देखने से तो ये काफी कमजोर लग रहा था, पर ये काफी ताकतवर है। जब तक ये मेरे को कमजोर समझ के अपनी हल्की सी नजर ना हटाए, मैं नहीं जीत सकूंगा। फिर घोच के पैरों के पास एक केकड़ा आता है। वो केकड़ा ग्रे होता है। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं उस बंदे से फाइट करने का। वो बंदा कहता है, बाहर आओ ब्लैक बुल के मेंबर, तुमसे यही उम्मीद थी डरपोक कहीं के। तभी घोच एंड उसका क्लोन कहता है, चुप करो। वो बंदा अपने चेन से घोच के क्लोन को तबाह कर देता है, एंड तभी घोच उसके पीछे आता है। बेवकूफ तो तुम हो। एंड घोच अपने एक फाइनल अटैक से उसको खत्म कर देता है। बाद में हमको पता चलता है कि ग्रे घोच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे घोच को मौका मिल जाता है पीछे से आके उस बंदे को खत्म करने का। उस बंदे को लगता है कि एक उसमें से एक रियल घोच है और एक उसका क्लोन है, पर एक्चुअली में एक होता है उसमें से ग्रे और दूसरा होता है घोच का एक क्लोन, और रियल घोच उसके पीछे से आके उसको खत्म कर देता है। ग्रे उल्टी फुल्टी हरकतें करता है। तुम हमारे जाल में फंस गए, फंस गए, फंस गए। घोच बोलता है, ये सब मेरे भेष बन के मत करो। घोच के पास कम मैजिक बचा होता है, पर फिर भी उनको बाकी दुश्मनों से लड़ना है, एंड ग्रे का ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक भी कुछ ना कुछ काम तो आएगा ही। ग्रे का पैर मुड़ जाता है, इसलिए घोच उसको अपने पीठ पे बैठा कर लेके जाता है। घोच कहता है, किसी और भेष में बदल जाओ, मेरे भेष में मत रहो। ओ हाँ, तुम केकड़े बन जाओ, उनके कई सारे पैर होते हैं, तुम आराम से चल पाओगे। वो बोलता है, उसके लिए मुझे मैजिक यूज करना पड़ेगा, और हम मैजिक वेस्ट नहीं कर सकते, हमको बाकी दुश्मन से भी तो लड़ना है। ग्रे को पता होता है कि चार्मी किधर लेटी होती है, उनको ये तो नहीं पता होता कि वो क्यों सो रही है, उसको क्या हुआ है, पर उसका मैजिक काम आ सकता है, इसलिए वो उसको जगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दुश्मन के जादू में फंस जाते हैं। दुश्मन ने जाल फैलाया था और घोच एंड ग्रे उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिसने कर लिया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिधर हम एनीमे पर डिस्कशन करते हैं। आप उस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उधर हमको ज्वाइन करिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों चीज की। तो जाइए, इंतजार किसका कर रहे हो, ज्वाइन कीजिए हमें अदर सोशल मीडिया ऐप पर। दुश्मन ने एक टेम्पल मेज को भी पकड़ रखा होता है। घोच और ग्रे का मैजिक ड्रेन हो रहा होता है। जो दुश्मन का मैजिक होता है वो ग्रे और घोच की शक्ति, उनका माना चूस रहा होता है। धीरे धीरे उनका माना खत्म हो रहा होता है। घोच की ग्रिमोर भी जाल में फंसी होती है, इसलिए वो मिरर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्रे तो रो रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता। घोच को कुछ ना कुछ सोचना होगा इससे पहले उसका सारा माना खत्म हो जाए। वो चार्मी को चिल्लाकर उठाने की कोशिश करता है, पर उसमें वो नाकाम रहता है, पर वो उसमें फेल हो जाता है। चार्मी नहीं उठती। अगर वो दुश्मन के जाल से छूट भी जाए तब भी ग्रे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ही यूज कर सकता है। एक्चुअली में वो कोई भी ऑफेंसिव अटैक यूज नहीं कर सकता। घोच को आस्था की वही पुरानी बातें याद आती हैं जो आस्था ने उससे कही थी जब वो उस गुफा में बच्चों को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। घोच आस्था से टीम वर्क के बारे में सीखता है कि उसको अकेले फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि साथ मिलकर फाइट करने की जरूरत है। फिर वो ग्रे से कुछ डिस्कस करता है। दुश्मन कहते हैं कि तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं, थोड़ी देर में तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा, फिर तुम यूजलेस होगे। घोच कहता है, इम्प्रेसिव, काफी सही मैजिक है तुम्हारे पास ओल्ड मैन। दुश्मन कहता है, मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे को बूढ़ा मत बोलो। घोच के कहने पर ग्रे अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से एक पत्थर को मीट में बदल देता है, एंड देन घोच जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, ओए चार्मी, कोई तुम्हारा खाना चुरा रहा है। चार्मी का कोई खाना चुराए। चार्मी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उसके अंदर का शैतान जाग जाता है, एंड वो 3 बड़े बड़े हिट मार के दुश्मन को ढेर कर देती है। फिर चार्मी उस मीट को खाने की कोशिश करती है तो वो उसको पता चलता है ये तो पत्थर है। चार्मी का सही कट जाता है इधर। घोच कहता है, जब चार्मी सीरियस हो जाती है उसका मैजिक पावर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर है। एंड वो ग्रे से भी कहता है, तुमने भी अच्छा काम किया, तुम और भी बेहतर कर सकते हो। मैंने पहली बार नहीं देखा ऐसा कि
कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर रहा है, कई बार देखा है, पर किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा जो ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर दे, चीजों का भी रूप बदल दे। तुम और हेल्पफुल बन सकते हो। ग्रे ने अपना पूरा माना यूज कर लिया, इसलिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल खत्म होने लगता है एंड वो अपने असली भेष में आने लगता है। ग्रे को हमने अभी तक उसके असली भेष में नहीं देखा, वो हमेशा किसी और भेष में ही रहता है। यहाँ तक कि ब्लैक बुल के जो मेंबर हैं उन्होंने भी उनको असली भेष में नहीं देखा, हमेशा उससे किसी और भेष में देखा, जैसे कि वो मोटे वाले बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रे के मैजिक का असर खत्म होने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ग्रे असलियत में एक लड़की है एंड वो इंट्रो टाइप की है। कोई उसको देखे उसको काफी एम्बेरेस्ड फील होता है, शर्म आता है, इसलिए वो बोलती है ये बहुत अपमानजनक है कि लोग मुझे मेरी असली रूप में देख रहे हैं। घोच कहता है मैं तुमको क्यों देखूंगा जब मेरे पास मेरी मरी है, मेरा सारा पावर रिस्टोर हो जाएगा मरी को देखकर। चार्मी घोच से कहती है सीरियसली ये बंदा ग्रे में हल्का सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। चार्मी के पूछने पर ग्रे अपनी एज बताती है, वो 24 साल की है, चार्मी से 5 साल बड़ी। घोच भी 19 साल का होता है और चार्मी भी 19 साल की होती है। अब घोच के पास बहुत कम मैजिक, ना के बराबर ही माना बचा होता है। आस्था एंड कीटो वेटो से फाइट कर रहे होते हैं। पहले तो वो दोनों एक एक बार वेटो पे अपना ब्लेड उस पे मार देते हैं जिसका वेटो पर कोई असर नहीं होता एंड उसके बाद वेटो दोनों को एक एक मुक्का मारता है, पर आस्था हार नहीं मानता और ना ही कीटो। वेटो कहता है इस तरह के बच्चों वाले अटैक से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आस्था कहता है नॉट येट, आई एम नॉट डन। वेटो कहता है तुमको देखकर मुझे घिन आता है, तुम ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा मुझसे फाइट कर रहे हो जिसको तुम छूने लायक नहीं हो। इधर वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होगा शायद, एंड तुम्हारे पास ज्यादा उम्मीद नहीं बची है क्योंकि तुम लॉन्ग डिस्टेंस रेंज अटैक में वीक हो एंड तुम उन चीजों के सामने कमजोर हो जाते हो जो जादू से नहीं बने, क्योंकि उधर एंटी मैजिक स्वॉर्ड ज्यादा काम नहीं करती लाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। वेटो बड़ा सा पत्थर आस्था पे फेंकता है, आस्था उससे बच जाता है एंड वेटो आस्था पे हमला करते हुए कहता है सेकंड ये है कि तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो पर उसके सामने नहीं जो फिजिकल स्ट्रेंथ मैजिक पावर से एनहांस्ड हुई हो, ऐसी फिजिकल एबिलिटी जिसको मैजिक पावर के साथ यूज की जाती हो। आस्था वेटो पे हमला करता है और वेटो आस्था को पकड़ लेता है। वो आस्था का हाथ पकड़ के उसको उठाकर रखता है और बोलता है एंड थर्ड की तुमको नहीं पता कब हार मारना है। तुम सोचते हो कि देर तक टिके रहने तक तुम लोगों को हरा दोगे, बस उन पे लापरवाही से हमला करते रहने पर। तुम सोचते हो कि देर तक टिके रहने तक तुम लोगों को हरा दोगे, बस उन पे लापरवाही से हमला करते रहने से इससे तुमको परमानेंटली जख्मी किया जा सकता है। डीमन स्लेयर स्वॉर्ड एंड डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। वेटो आस्था का हाथ दबा देता है, वो उसका हाथ तोड़ रहा होता है। आस्था चिल्लाने वाला होता है ऐसा लगता है, पर वो नहीं चिल्लाता। वो वेटो को काट कर कुछ बोलता है, क्या बोलता है कुछ समझ नहीं आता। उधर नोएल और कोहोनो पहुंच जाते हैं, वो वेटो पे हमला करके आस्था को छुड़ा लेते हैं। और जो आस्था ने अभी अभी कहा जो मुझे समझ नहीं आया, वो नोएल और कोहोनो समझाती हैं वेटो को कि उसने क्या कहा। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, उससे पहले मेरे को आपको बताना है कि मैं एक एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दूसरे चैनल पर, उसका पहला एपिसोड चेकआउट करो, मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगेगा तो उसे कंटिन्यू करेंगे, वरना अपने ब्लैक क्लोवर में ही व्यस्त रहेंगे। जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेटो आस्था का हाथ तोड़ रहा होता है। नोएल एंड कोहोनो उधर पहुंच जाते हैं। कोहोनो अपने मैजिक से वेटो पे अटैक करके आस्था को छुड़ा लेती है। कोहोनो देखती है कि उसके डैड, उसका भाई दोनों ही ढेर पड़े हुए हैं। नोएल भी देखती है कि मैग्ना, लक भी ढेर पड़े हुए हैं। आस्था भी जमीन पर दर्द में पड़ा हुआ होता है, पर वो खड़ा उठता है एंड वेटो पे हमला करता है ये कह के कि नॉट येट, आई एम नॉट डन। वेटो उसमें एक मुक्का मारता है। कोहोनो अपने मैजिक से आस्था को चट्टान से ठुकने से बचा लेती है। नोएल कहती है हमको सबको उनके पैरों पे खड़ा करना होगा, क्या तुम अपना हीलिंग मैजिक यूज करके उनको ठीक कर दोगी? पर तुमको क्या लगता है वो दानव इतना इंतजार करेगा मेरे को गाना गा के उनको हील करने देगा? कोहोनो जोर जोर से चिल्लाकर कहती है हे बिग ब्रदर, तुम सो क्यों रहे हो? हमने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम दोनों एक बड़े स्टार बनेंगे, आइडल एंड डांसर बनेंगे, हम सिबलिंग्स आइडल बनेंगे। नोएल कहती है ये तुम्हारा बड़ा भाई है? कोहोनो कहती है हाँ ये मूर्ख मेरा बड़ा भाई है।
क्योटो कहता है तुम मूर्ख किसे बोल रही हो बे। एंड देन वो अपने मन में ही सोचता है कि यदि मैं अपने डांस मैजिक से उस मुक्के के प्रहार को हल्का ना करता तो वो मेरा सर काट डालता। काहोनो और क्योटो दोनों एक कंबाइन स्पेल यूज करते हैं। काहोनो अपने सॉन्ग मैजिक से क्योटो के डांस मैजिक को एनहांस करती है। इन शॉर्ट काहोनो के गाने पर क्योटो के डांस करने से उसके डांस का जादू और ज्यादा बढ़ जाता है और मैजिक स्लैशिंग अटैक कर पाता है। वो दोनों आज इधर मर गए तो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। आइडल बनने के लिए वो दोनों फाइट करेंगे। उन्होंने ये अटैक के लिए काफी मेहनत किया है, काफी हार्ड वर्क किया होता है। हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें काहोनो अपना सॉन्ग मैजिक एंड क्योटो अपना डांस मैजिक के लिए प्रैक्टिस करते हैं। क्योटो कहता है आज के लिए इतना काफी है तो काहोनो कहती है नहीं, अगर हमको अमीर बनना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। एंड देन वो फिर दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं ये कह के कि हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, यानी कि एंश्योर करने की आवश्यकता है कि हमारे गीत और नेत्र समुद्र देवता को प्रसन्न करें। उनकी प्रजाति हमेशा से सी गॉड को सर्व करते आए हैं सॉन्ग एंड डांस मैजिक से। ये सॉन्ग एंड डांस मैजिक इनके पूरे अंडर वाटर टेम्पल में रहने वाले सभी का एक बॉन्ड है जिसे वो नहीं तोड़ने वाले, जिसे वो तोड़ना नहीं चाहते। वो वेटो को हरा कर ही मानेंगे। वो वेटो पे बार बार हमला कर रहा होता है और वेटो सरप्राइज हो रहा होता है कि ये कॉम्बो स्पेल, एक चिड़िया का गाना और एक चूहे का डांस, दोनों मिलके अच्छा खासा पेचीदा हमला है। इधर चिड़िया वो काहोनो को बोल रहा है एंड चूहा क्योटो को। क्योटो अपनी पूरी जान से वेटो पे हमला करता है एंड वेटो को कुछ नहीं होता। वो कहता है बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी स्पीच। वो पहले क्योटो का पैर काट देता है एंड देन उसको एक मुक्का मार के सुला देता है। एंड देन वेटो भागते हुए काहोनो के पास जाता है और कहता है तुम इंसानों के पास कोई हक नहीं है इन सब चीजों के बारे में बात करने का, बॉन्ड्स, लव, ETC। वो काहोनो की गर्दन में एक टक से हाथ मारता है। हाई प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना गेम मैजिक मॉन्स्टर टॉय से वेटो पे हमला करता है। पर ये सब बच्चों का खेल है वेटो के लिए। वो उन सी मॉन्स्टर को आराम से मार देता है। वेटो कहता है हमारे पास भी अपना एक सपना था और हमारा भी एक बॉन्ड था हमारे लोगों के बीच, जब तक तुम इंसानों ने उसे तोड़ ना दिया। तुम इंसानों ने हमारे गोल्डन ड्रीम्स एंड बॉन्ड ऑफ ब्लड को तोड़ा था। सिर्फ 2 हाथ मारने पड़े मेरे को तुम दोनों का सिंगिंग एंड डांसिंग को रोकने के लिए। वेटो काहोनो को कहता है क्या आपको निराशा का अच्छा स्वाद मिला? काहोनो उसको घूर के देखती है। वेटो कहता है मेरे को तुम्हारी आंखें पसंद नहीं आ रही जिस तरह से तुम मेरे को घूर रही हो। तुम्हें अभी भी निराशा फील नहीं हो रहा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे फंकी काट देता हूँ। एक चिड़िया जो गा ही नहीं सकेगी उसके पास कोई वजह नहीं बचेगी जीने की। वो उसके गले की ओर हाथ बढ़ा रहा होता है काहोनो को चोट पहुंचाने के लिए। नोएल कहती है उसको तुरंत छोड़ दो अभी के अभी। वेटो कहता है तुम्हारे बोलने से मैं कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि नोएल अटैक नहीं कर पाती वेटो पर, इसलिए वो कहता है अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो उसको मरते हुए देखो। नोएल सोच रही होती है कि मेरा अटैक अगर काहोनो को लग गया तो वेटो की जगह मैं तब भी हमला नहीं कर पाई थी जब इसने आस्था को पकड़ रखा था। उस टाइम काहोनो ने हमला किया था आस्था को छुड़ाने के लिए। सब लोगों ने फाइट करी जब तक वो हार ना गए हो, जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना हो गए हो, और एक मैं हूँ कि फाइट भी नहीं कर पा रही। वेटो काहोनो का शोल्डर पकड़कर दबा रहा होता है एंड फिर नोएल को काहोनो की आवाज सुनाई देती है इट्स ऑल राइट, तुम्हारे अंदर अत्यधिक जादुई शक्ति है, इमेंस मैजिक पावर, और तुम उसको अब कंट्रोल कर पाओगी क्योंकि अब तुम उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रही हो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम जीतने के लिए फाइट कर रही हो। नोएल सोचती है मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये सोचते ही उसके मन में ब्लैक बुल से जुड़ी सारी मेमोरीज फ्लैश होती हैं। काहोनो कहती है तुम कर लोगी, यू विल बी फाइन, इसका कोई संदेह नहीं। इतना तो मैं भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नोएल को फुइगोलियन से रिलेटेड पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं जिसमें वो कहता है तुमको जो तुम्हारे भाई बहन ने कहा उसकी वजह से तुम उनकी बातों को लगने तो नहीं दे रही हो दिल और दिमाग पे। इन सब का कोई समय नहीं बैटलफील्ड पर। तुम्हारे एक गलत डिसीजन लेने से किसी की जान जा सकती है। भूल जाओ उन बातों को जो तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं। तुम इधर एक मेंबर ऑफ मैजिक नाइट हो एंड तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुमने अपनी मर्जी से यहाँ रहना चुना है, इसका मतलब तुमको दृढ़ होना चाहिए ताकतवर बनने के लिए। कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, कमजोर रहने में बुराई है। नोएल के अंदर से माना ओवरफ्लो होने लगता है। पूरे अंडर वाटर टेम्पल में नोएल का माना सेंस किया जा सकता है। जमीन हिला देती है वो अपने माना से और वेटो से कहती है मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना तुम पछताओगे। वेटो कहता है इसमें इतना मैजिक पावर कहाँ से आ रहा है
क्या तुम रॉयल्टी हो? नोएल कहती है हाँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रॉयल्टी हूँ या नहीं, मैं हूँ ब्लैक बुल की नोएल सिल्वा। वेटो कहोनो को छोड़ देता है और नोएल से कहता है तुम सबसे करप्ट क्लैन से बिलोंग करती हो, आ जाओ, जितना ताकत से हमला कर सकती हो करो। नोएल अपना धमाकेदार हमले से वेटो पे अटैक करती है। वॉटर का बड़ा सा सी ड्रैगन वेटो पे हमला करता है। वेटो उसको अपने मैजिक से रोकता है एंड देन बाद में वो नोएल के मैजिक के सामने स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है एंड इन द एंड नोएल उसका एक हाथ काट देती है अपने मैजिक से। हाई प्रीस्ट कहता है क्या नोएल सी गॉड की इनकारनेशन है? क्योंकि वो जिस सी गॉड को पूजते हैं वही वाला अटैक नोएल करती है, सी गॉड वाला ड्रैगन। एंड वहां जितनी भी पब्लिक होती है वो ये देख के सरप्राइज हो जाती है नोएल के अटैक को देखकर कि सी गॉड के ड्रैगन। यामी कहता है तुमने अपनी लिमिट्स को, अपनी पावर को सरपास किया नोएल, गुड जॉब, तुमने कुछ ज्यादा ही लिमिट्स को सरपास किया, नाइस। मुझे हमेशा लगा था कि तुम्हारे पास अविश्वसनीय गुप्त क्षमता है, लेटेंट्स एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो वो पजेस करती है पर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उसको खुद को ही नहीं पता होता, उसको यकीन नहीं होता कि मेरे पास कुछ ऐसा है पर उसके पास होता है। पर किसने सोचा था कि नोएल इस तरह की अटैक मैच होगी, इतना ताकतवर हमला करती है, पूछो ही मत भाई। वेटो जोरों से चिल्ला रहा होता है जब वो देखता है कि उसका हाथ कट चुका है एंड देन वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाता है कि लिक्ट उस वेटो से कहता है मेरे को ज्वाइन कर लो, तुमको निराश नहीं होना है, निराश तो क्लोवर किंगडम को होना है, हमेशा याद रखना इस बात को और अपने ट्रू सेल्फ को। फिर उसके मन में वो बात आती है जब लिक्ट की किसी लड़की से शादी हो रही होती है या फिर किसी और की शादी हो रही होती है या फिर कोई और इवेंट हो रहा होता है, वो हमको आगे आने वाले एपिसोड में पता लग जाएगा, अभी स्पॉयलर्स लेने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हमारे सफर में जुड़े रहिए। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए एंड आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। इससे होगा ये कि अगर कल को मेरा चैनल नहीं रहा और मेरे को आपसे कुछ कहना हो तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लोगों से जुड़ सकूं, या फिर आपको कुछ मेरे से कहना हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताना मत भूलना कि आप मेरे साथ इस सफर में हो। अब अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। खुशी का माहौल होता है, सब खुश होते हैं, तभी उधर कोई लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर उन सबको मार देता है। ये सब वेटो के करीबी लोग होते हैं, सब लोग मर जाते हैं। वेटो गुस्से में चिल्ला रहा होता है एंड देन उसके माथे पे एक तीसरी आंख खुल जाती है। नोएल ने ऐसा सिनिस्टर मैजिक, इस तरह का इवल एंड डेंजरस माना कभी फील नहीं किया। वेटो अपने एक मैजिक स्पेल से वो अपना हाथ वापस से ग्रो कर लेता है, जिसे देख के हाई प्रीस्ट एंड यामी दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बस यही देखा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैजिक होता है वो सिर्फ घाव को भर देता है, वुंड को क्लोज कर देता है, किसी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाता, पर इधर वेटो कर लेता है। यामी सोचता है कि ये सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप ही नहीं है बल्कि कुछ तो घिनौना है इनके बारे में। यामी वेटो का वो सिनिस्टर मैजिक सेंस कर लेता है एंड नोएल को कहता है भागो नोएल, पर नोएल अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं भागना चाहती। वेटो उस पे अपना अटैक करता है। नोएल उस मैजिक को काउंटर करने के लिए वो दोबारा से वही सी ड्रैगन रोर वाला अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि पिछले अटैक में ही उसका सारा माना ड्रेन हो गया है। वेटो बहुत खतरनाक हमला करता है। सबको लगता है कि नोएल तो गई काम से भाई, पर हम देखते हैं कि आस्था उधर होता है नोएल को बचाने के लिए। वो उसको बचा लेता है नोएल को, वेटो के अटैक को रिपेल करके। आस्था कहता है वेटो से अभी हम हारे नहीं है और तुम अभी जीते नहीं हो, हमने अभी हार नहीं मानी। यामी कहता है ये दैट्स माय बॉय। वेटो कहता है हाँ, अभी तो सिर्फ गेम चालू हुआ है। वेटो अपना पावर अप करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। गाइज आप लोगों के लिए एक सवाल, बिग 4 एनिमे में से आप लोगों का फेवरेट कौन है? जितने भी पावर हाउस बोले जाते हैं शोनन एनिमे में, जिसमें ड्रैगन बॉल को सबका बाप कहा जाता है और उनके 3 बेटे नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच, इनमें से आप लोगों का फेवरेट कौन सा है? इधर हमने ब्लैक क्लोवर को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनका ब्लैक क्लोवर तो फेवरेट है ही है, बट ब्लैक क्लोवर के अलावा इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है? पिछले एपिसोड में वेटो एक नए रूप में आ जाता है, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, वो अपने हाथ तक रीजनरेट कर लेता है एंड उसका सिनिस्टर मैजिक पूरे अंडर वाटर टेम्पल में ही नहीं बल्कि उस बीच तक सेंस किया जा सकता है। सेक्केई अपने दोस्तों को कहता है कि जख्मी लोगों की जितनी मदद कर सको उतनी करो, मैं जाके इसके बारे में रिपोर्ट करता हूँ। तभी सेक्केई को वेटो का माना सेंस होता है। उस माना को सेंस करते ही सेक्केई के अंदर एक डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब वो दानव पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। वेनेसा जो कि एक दुश्मन से फाइट कर रही होती है, जो बंदा पिछले एपिसोड में वेनेसा के पास आया था
वेनेसा को भी भयानक माना सेंस होता है। वो सोचती है एंड फिगर आउट करती है कि ये वही होगा जिसके बारे में कैप्टन यामी ने बताया था, आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप का सबसे ताकतवर मेंबर। वनेसा से उसका दुश्मन वही कहता है जो कि हर एक दुश्मन लोगों से कहते हैं, मैं तुमको मार दूंगा फलाना ढिंकाना, तुम जहाँ खड़ी हो वहीं नष्ट हो जाओगी, मैं तुम्हारा सारा माना चूसने वाला हूँ। वनेसा कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुमको हराने वाली हूँ एंड अपने साथियों को ढूंढूंगी, उनको मेरी जरूरत है। अब एक सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। नोएल को वेटो बदला हुआ लगता है, उसकी तीसरी आंख खुल गई। अब वो पहले से भी ज्यादा इविल लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह का दुष्ट राक्षस जैसा नोएल की नानी उसको कहानी में सुनाया करती थी। बहुत समय पहले इस दुनिया में दुष्ट राक्षस रहते थे। वह इस दुनिया और इस दुनिया के सारे जादू को अपना बनाना चाहते थे। उसमें सबसे ताकतवर वाला दुष्ट राक्षस फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करता था अपने आप को एक डीमन में बदलकर, जिसके पास इनक्रेडिबल पावर होती थी एंड उसने पूरी इंसानियत को मिटाना चाहा। पर एक इंसान ने उस डीमन का सामना किया जो बाद में फर्स्ट विजर्ड किंग बना। उसके बाद वेटो अपने मिथिकल मैजिक से नोएल पे हमला करता है। नोएल के पास उतना माना नहीं होता कि वो अपने आप को डिफेंड करे या उस अटैक को काउंटर करे। सबको लगता है कि नोएल तो गई काम से। तभी आस्था उधर आता है और नोएल को बचा लेता है और कहता है अभी हमने हार नहीं मानी, अभी हम हारे नहीं और ना ही तुम जीते हो। वेटो भी कहता है हाँ अभी तो गेम चालू ही हुआ है, मैं तुमको दिखाऊंगा असली निराशा, ट्रू डिस्पेयर। यामी को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है मैं ऐसे ही उनको मरते नहीं देख सकता। वो कोशिश करता है पर वो उस स्पेशल मैजिक को तोड़ नहीं पाता। यामी उस आई ऑफ द मिडनाइट सन के बंदे को बोलने लगता है जो स्पेशल मैजिक कास्ट कर रहा है कि मेरे को अभी बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एंड एनिमीज लाइक मैं तो डर गया, खी 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 खी। यामी कहता है अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमको बाद में छोड़ूंगा नहीं, अब काफी लेट हो गया है माफी मांगने के लिए, मैं तुम्हारी कब्र पर थूकूंगा। थू मतलब यामी उसको मार देगा। वेनेसा दुश्मन से लड़ रही होती है। वो दुश्मन मच्छर वाला जादू इस्तेमाल कर रहा होता है। मच्छर का डंक होता है ना जिससे वो खून चूसते हैं, उसी के जैसे सुई से वो वेनेसा से फाइट करता है। वेनेसा अपने धागे से उसको पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उससे बच के अपने मच्छर के डंक वेनेसा के चारों ओर लगा देता है, जमीन में घुसा देता है। फिर वो एक अटैक करता है जिसमें उन सुई से आवाज निकल रहा होता है एंड वेनेसा उस आवाज से परेशान होने लगती है। वो मच्छर के डंक सुई से बार बार लगातार वेनेसा पे हमला करता रहता है और वेनेसा उससे बच रही होती है। एंड उसके बाद वो दूसरा अटैक वेनेसा पे करता है मच्छर की तरह। जिस तरह मच्छर खून चूसता है ये वेनेसा का माना चूसने की कोशिश करता है। पहले वेनेसा उससे बच रही होती है एंड बाद में जब वो वेनेसा पे ये वाला हमला करने के लिए आगे बढ़ता है वो हिल ही नहीं पा रहा होता है। वेनेसा ने उसे अपने धागे से उसको पकड़ लिया होता है अच्छी तरह से। उस बंदे ने खुद वेनेसा का काम आसान कर दिया। वेनेसा के थ्रेड उसके धागे उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं जब वेनेसा उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस बंदे के वो सुई से जो आवाज निकल रहा था वो वेव वेनेसा के धागे को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। पर वो वेनेसा के खुद पास आ जाता है। जैसे जैसे वो बार बार हमला करता जाता है वेनेसा उसको अपने जाल में फंसाती जाती है। पहले तो वेनेसा उसको एक गुड़िया की तरह नचाती है, फिर उसका अटैक उसी के ऊपर यूज करवा कर उसका सारा माना चूस लेती है और जो माना इकट्ठा होता है वो खुद अपने अंदर ले लेती है। इन शॉर्ट जो अटैक वो बंदा वेनेसा पर इस्तेमाल करने वाला था वो वेनेसा उससे जबरदस्ती उसी के ऊपर इस्तेमाल करवा देती है। वो अपने थ्रेड्स को उसकी पूरी बॉडी पर लगा देती है एंड वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेती है। फिर वो उसके हाथ को कंट्रोल करके वो हमला उसी के ऊपर करवा देती है। उस बंदे का पूरा माना एक सुई में इकट्ठा हो जाता है उसके शरीर से निकलकर एंड जो भी माना इकट्ठा होता है वो वेनेसा यूज कर लेती है। उसके बाद वो अपने टीम मेंबर की तलाश में निकल जाती है। वेटो सरप्राइज्ड होता है कि आस्था अभी भी खड़ा हो सकता है पर वो मेरे ट्रू फॉर्म के आगे टिक नहीं पाएगा। नोएल कहती है तुम इतनी बुरी तरह से जख्मी हो, तुम खड़े कैसे हो पा रहे हो। आस्था बताता है कि कहोनों ने मुझे ठीक करने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं मुश्किल से ही सुन पा रहा था कहोनों को पर उतना काफी था। हमको इस दानव को हराकर कहोनों के गले और कियोटो का पैर को सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस दानव ने अपने खुद का हाथ रीजनरेट किया, इसका मतलब कोई ना कोई तो होगा जो इस तरह का जादू करना जानता होगा। और जो तुमने इतना इनक्रेडिबल इंसेन स्पेल यूज किया था थोड़ी देर पहले, उसने मेरे को अपने पैरों पे खड़े होने में मदद की। वो नोएल के सर पर हाथ रख के कहता है मुझे पता था कि तुम कर लोगी, तुम उतनी ही औसम हो जितना मैंने सोचा था। अब मेरी बारी है, अब मेरे पे छोड़ दो। फिनरल छुप के सब कुछ देख रहा होता है और कहता है पागल हो गया हो क्या आस्था,
ये क्या सोच रहा है? लिक्ट ब्लफिंग नहीं कर रहा था उस दिन, ये थर्ड आई सच में ही लिक्ट से ज्यादा पावरफुल है। फिंडल वहां से छुप के भागने की सोच रहा होता है। वो चाहता तो है सबको बचाना, पर वो कर ही क्या सकता है इतने खतरनाक शक्तिशाली दानव के सामने। वेटो कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते इस जख्मी शरीर के साथ। आस्था कहता है अहंकारी मत बनो, सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास तीसरी आंख है। फिंडल मन में ही कहता है जब वो छुप छुप के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं 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 नहीं, वो अहंकारी नहीं है, वो ऑनेस्टली बोल रहा है उसके पास इंसेन अत्यधिक मैजिक पावर है, तुमको बच के भाग लेना चाहिए मौका देख के। आस्था कहता है कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मेरी कमजोरी है कि हार ना मानना। ये कोई कमजोरी नहीं, हार ना मानना ही मेरा हथियार है, और मैं अपने सपनों को पूरा करने से पहले हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन शब्दों का इम्पैक्ट फिनरल पे पड़ता है। वेटो कहता है तुम अपनी मरने की इच्छा को अपना हथियार कहते हो, मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारा ये हथियार कितना यूजलेस है, मैं तुमको असली निराशा दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं जरा कचरे को साफ कर देता हूँ। वो अपने मिथिकल बीस्ट मैजिक से जो लोग घायल पड़े होते हैं, मैग्ना, लक, कियोटो एंड कियोटो के डैड, उन सबको मारने वाला होता है। फिर उधर वेनेसा की एंट्री होती है, वो उन सबको अपने थ्रेड से पकड़ के बचा लेती है एंड वेटो को अपने थ्रेड से जकड़ लेती है। ओ तुम उधर, हाँ तुम बड़े वाले पूरे शरीर पे बालों वाले दानव, तुम्हारा नाम वेटो होगा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में कैप्टन यामी ने बताया था? पर तुम उससे भी कहीं ज्यादा अगली हो जितना मैंने सोचा था। वनेसा को देख के आस्था एंड नोएल दोनों खुश होते हैं। वनेसा कहती है वैसे तो मैं आज भी दारू पी के धुत रहती, पर तुमने सही कमाल कर दिया बच्चे, आई मीन आस्था, क्योंकि तुमने हार मानने से मना किया तो मैं भी चली आई तुम्हारा साथ देने। ऐसे ही चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और साथ में मेरे को भी ले लो। मैं सोच रही थी कि ब्लैक बुल तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है, फाइनली शायद मैं समझ गई। सही कहा ना मैंने कैप्टन यामी? यामी उस कमरे में कैद होता है और सुन रहा होता है, सही कहा एकदम, क्योंकि तुमने हार मानने से मना कर दिया। नोएल, लक, मैग्ना, घोच सबने अपनी लिमिट्स को सरपास किया, इंक्लूडिंग मी। वेटो कहता है बकवास है ये सब, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हथियार है कि तुम हारने से मना करते हो। वो वेनेसा के थ्रेड्स को तोड़कर कहता है तुमको क्या लगता तुम मेरे को इन धागे से बांध कर रोक सकती हो? वेनेसा कहती है फिर मजे ही किस बात के अगर तुम बंधे रहो। वेटो कहता है बकवास जारी रखो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम जीत नहीं सकोगे, मरोगे तुम सब। वो अपने मिथिकल बीस्ट मैजिक से हमला करता है। आस्था उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वेटो का अटैक काफी स्पीड में होता है, वो रोक नहीं पाएगा। तभी उधर फिनरल की एंट्री होती है। वो अपने स्पेशल मैजिक से वेटो के अटैक को उसी की ओर कर देता है। वो ना चाह के भी अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिनरल कहता है मेरे जूनियर्स फाइट कर रहे हैं, लगता है मेरे को एक प्रॉपर सीनियर की तरह बिहेव करना होगा, एक्ट करना होगा। और अंदर ही अंदर कहता है व्हाट द फक भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं मरने वाला हूँ। वनेसा कहती है आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम फाइनली बाहर आ गए, वुस कहीं के। फिनरल कहता है तुम वुस किसे कह रही हो? और अंदर ही अंदर कहता है डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। वुस मतलब कमजोर बंदा, उसको एक गाली की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, पर अगर उसको कोई फॉर्मली वर्ड देना हो तो उसके लिए एक शब्द है इनकम्पिटेंट। वेटो कहता है तुम छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल्स, नहीं तुम उसके भी लायक नहीं हो, तुम चीटी कहीं के, चीटी हो तुम चीटी, फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी चीटी इकट्ठी हो जाओ, तुम मेरे पे एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाओगे। वनेसा कहती है तुम्हारे पास थोड़ा सा माना बचा है ना नोएल, जिससे तुम मैग्ना, लक, कियोटो और बाकी को सबको प्रोटेक्ट कर सको। नोएल कहती है हाँ। वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। वनेसा कहती है इस दानव के पास तो बहुत भयानक जादू है, अगर इसने हमारे ऊपर एक भी क्लियर हिट मार दिया तो हमारा काम तमाम है। आस्था कहता है हाँ सही कहा। फिनरल कहता है क्या सही कहा, तुम तो माना को सेंस भी नहीं कर सकते, तुमको क्या पता? आस्था कहता हाँ मैं माना को महसूस नहीं कर सकता, मैं माना को देख नहीं सकता, पर मैं उसकी की को महसूस कर सकता हूँ। फिनरल कहता है हमारी जिंदगी और मौत का बात है, मेरे को डर लग रहा है, मैं रोना चाहता हूँ। वेनेसा कहती है अगर तुम हमारी मदद करो इस फाइट को जीतने में तो मैं तुमको एक बड़ा लंबा सा हक दूंगी, तुम चाहो तो मेरे बूबीज के साथ भी खेल सकते हो, मेरा मतलब है मेरी भाव में जी भर के रो सकते हो। फिनरल का माना ओवरफ्लो होने लगता है। फिनरल भाई तुम्हारा माना ही ओवरफ्लो हो रहा है ना, या और कुछ ओवरफ्लो हो रहा है? वनेसा के बूबीज को सोच के, वनेसा जानती है लड़कों को कंट्रोल करना ये उसके लिए बच्चों का खेल है।
वेटो पे नॉर्मल अटैक काम नहीं करेंगे, इसलिए आस्था को एंटी मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि आस्था को खुद को भी संभालना होगा। अगर एक भी अटैक आस्था पे लगा तो गेम खत्म है। वनेसा फिनरल और आस्था दोनों पे अपना थ्रेड लगा देती है और आस्था से कहती है तुम अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड को किसी भी हालत में मत छोड़ना। यहाँ पे वनेसा टीम वर्क के अकॉर्डिंग सब कुछ संभाल लेती है, वो टीम वर्क करना जानती है। यहाँ पे मेन बंदा आस्था ही है जो वेटो को हराएगा, पर बिना वेनेसा और फिनरल के वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे धमाकेदार फाइट स्टार्ट होती है। वेटो उन पे मिथिकल बीस्ट मैजिक से हमला करता है, पर फिनरल उस हमले को वापस वेटो की ओर भेज देता है। इधर वेटो लॉन्ग रेंज अटैक से आस्था पे हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिनरल उनको वापस वेटो की ओर भेज देगा, इसलिए वो सीधा क्लोज रेंज अटैक से आस्था पे हमला करता है, पर वो भी काम नहीं करता। फिनरल आस्था को अपने स्पेशल मैजिक से उधर से आस्था को गायब कर देता है जैसे ही वेटो उस पे हमला करता है, और आस्था को उसके पीछे वापस ला देता है। आस्था उस पे हमला करता है, पर वेटो फिर भी काफी तेज होता है इस चीज के लिए, वो तुरंत मुड़ के आस्था पे हमला करता है। पर इधर वेनेसा खेल जाती है, वो अपने थ्रेड से आस्था की बॉडी को उधर से खींच के हटा देती है और वेटो का अटैक उस पे लगने से रोक लेती है। इसी तरह से वो टीम वर्क से फाइट करते हैं। अगर आपको भी ये फाइट डायरेक्टली एपिसोड देख के एंजॉय करना है और आपको नहीं पता कि ये एपिसोड कहाँ से देखने है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हर बार कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में पूछता है कि भाई ये एपिसोड आप कहाँ से देखते हो, मेरे को लिंक दे दो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, जस्ट मैसेज मी। टेलीग्राम ग्रुप पे हम एनिमे के ऊपर टॉक करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो हमको ज्वाइन करना तो कर सकते हो। अब अपने एपिसोड पे वापस आते हैं। वेटो आस्था पे हमला करता है, पर वेनेसा अपने थ्रेड से आस्था को अपनी ओर खींच के उसको बचा लेती है। पर जब वेटो मैनेज कर लेता है आस्था पे और तेजी से हमला करने की, तभी फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था को बचा लेता है। एंड देन वो वेटो के पीछे से एक पोर्टल खोलता है। वेटो को लगता है कि उसमें से आस्था निकलकर उस पे हमला करेगा। वेटो उसकी ओर हमला करता है, पर वो देखता है उस पोर्टल में से तो एक पत्थर निकला। दूसरी साइड से नीचे की ओर से एक पोर्टल में से आस्था बाहर निकलकर वेटो पे अपनी तलवार से एक कट मार देता है और कहता है ये है मेरा हथियार और मैं तुमको जरूर हराऊंगा। तो ये था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करना मत भूलना। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि आस्था एक कट मारने में सफल हो जाता है वेटो के फेस पे, पर वेटो तुरंत मुड़ता है और आस्था पे हमला कर देता है। वनेसा एंड फिनरल दोनों अपने मैजिक का यूज करके आस्था को अपनी ओर खींच लेते हैं जल्दी से। वनेसा कहती है गुड वर्क। आस्था कहता है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया तुम दोनों ने ही किया। न्यूएल सोचती है मुझे नहीं पता था कि फिनरल एंड वनेसा के पास ऐसा टैलेंट होगा फाइट करने का। वेटो के फेस पे जो हमला आस्था ने किया था, उससे जो घाव बना उसके फेस पे, उसको वेटो हील नहीं कर पा रहा होता है। आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड ने वेटो के हीलिंग मैजिक के फ्लो को तोड़ दिया। सिर्फ आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड ही अभी उसको हरा सकती है। वैसे ये तीनों अकेले अकेले फाइट करे वेटो के खिलाफ तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से वेटो इनको मार देगा। पर एक साथ मिलके ये सही फाइट दे रहे हैं वेटो को। फिनरल एंड वेनेसा आस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फिनरल का स्पेशल मैजिक ही बाधा नहीं बन रहा फाइटिंग के दौरान, बल्कि वेनेसा का मैजिक भी सरदर्द है वेटो के लिए। वेनेसा का मैजिक थ्रेड पूरी जगह में फैले हुआ है, वो उस जगह के किसी भी कोने में वो अपने थ्रेड को इस्तेमाल कर सकती है। वैसे डायरेक्टली तो वेटो का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अपने थ्रेड से वेटो को ना ही रोक सकती है और ना ही उसको चोट पहुंचा सकती है, पर इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ कर सकती है। वो आस्था को सपोर्ट कर रही है। जैसे ही वेटो अपने हमले से आस्था को मारने वाला होता है, वेनेसा अपने थ्रेड से आस्था को बचा लेती है, उसको वेटो के अटैक रेंज से बाहर खींच के। एंड वो मैजिक थ्रेड इतने छोटे हैं कि ना ही वेटो उनको देख सकता है और ना ही उनको सेंस कर सकता है। फिनरल एंड वेनेसा के सपोर्ट के साथ वेटो आस्था की मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अगला हमला क्या करेगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वेटो कहता है मेरे दिमाग खराब हो रहा है, अब ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि तुम एक साथ मिलके मेरे को हरा दोगे। उनके बीच में फिर से फाइट होने लगता है। आस्था को वनेसा एंड फिनरल दोनों सपोर्ट करते हैं, इसलिए आस्था एक और बार छोटा सा कट वेटो के शोल्डर पे मारने में सफल हो जाता है, पर इन स्क्रैच से वो वेटो को नहीं हरा सकते। इसलिए वेनेसा एंड फिनरल कोशिश करते हैं आस्था को और ज्यादा वेटो के करीब ले जाने की, जिससे वो अच्छे से सही से भर के मार सके वेटो को। इसी तरह से फाइट कंटिन्यू रहती है। सारे लोग काफी चीयरफुल हो जाते हैं, ये हरा दो उस दानव को, वे एक पावरफुल दानव के खिलाफ हैं जिसके पास इनफाइनाइट माना दिखाई दे रहा है, फिर भी वो उनके जीतने के चांसेस हैं।
हरा दो मैजिक नाइट। हाई प्रीस्ट भी कहता है मार दो इसको, मेरे बेटे और पोतों का बदला ले लो, कोई मौका मत देना, इसको मार दो। यामी भी सोचता है ये लोग कभी साथ मिलके काम नहीं करते और आज देखो साथ मिलके फाइट कर रहे हैं। अकेले अकेले इनका कोई चांस नहीं, पर साथ मिलके इन्होंने अपनी लिमिट को सरपास किया। एंड देन यामी नोटिस करता है कि वेटो दोबारा से उनके अटैक को फेस करने के लिए खड़ा है, सिर्फ उन पे हमला नहीं कर रहा आगे बढ़ के। एक ही जगह पे खड़े होके वो आस्था के हमलों से बच रहा है और वहीं एक जगह पे खड़े होके वो वापस से हमला भी कर रहा है। इस वक्त वेनेसा एंड फिनरल दोनों में से कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं कर सकता, अगर की तो खेल वहीं खत्म। वेटो उनको छोड़ेगा नहीं। फिनरल स्ट्रगल कर रहा होता है टिके रहने की। वो अपने आप को कहता है शिकायत करने का कोई समय नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आस्था है जो फेस टू फेस उस दानव से लड़ रहा है, उसके सामने मेरा प्रेशर कुछ भी नहीं है। वेनेसा फिनरल से पूछती है कि कितना मैजिक तुम्हारे पास अभी बचा है। वो बताता है कि उसका माना बहुत तेजी से कम हो रहा है, पर वो मैनेज कर रहा है। आखिरकार लड़ाई करने से बच के भागने की वजह से उसका माना खर्च नहीं हुआ था एंड वो बाद में इस फाइट में इस्तेमाल कर पा रहा है अपना माना। वेनेसा एंड फिनरल का मैजिक स्लो होने लगता है। अब वेटो उनकी टाइमिंग को मैच करने लग जाता है। वो आस्था पे हमला कर देता है मौका देखते ही। वेनेसा एंड फिनरल उसको बचा तो लेते हैं, पर आस्था के पेट पे फिर भी वेटो का हमला लग जाता है। पर उसके बाद भी आस्था वही जिद्दी होके कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, चलो फिर से फाइट करें। यामी कहता है रुको, उसका अटैक सिर्फ हल्के से छुआ ही नहीं है, वो जानबूझकर हमला नहीं कर रहा था। वो हमला करने की जगह खुद को डिफेंड कर रहा था और खड़े ही खड़े तुम्हारे हमले करने के तरीकों को समझ रहा था, तुम्हारे फाइटिंग हैबिट्स को समझ रहा था। अगर तुम आगे के लिए तैयार नहीं हो तो तुम मरने वाले हो। वेटो कहता है मेरे को यही उम्मीद थी डार्क स्वॉर्डमैन से। यामी सुके हीरो, तुम्हारे बैटल इंस्टिंक्ट काफी सही है, इसलिए तुम ही मेरे मेन शिकार हो। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ओए इंसेक्ट्स आ जाओ, जब चाहो तब मेरे पर हमला करो, पर अगली बार तुम्हारा आखिरी हमला होगा। आस्था कहता है ये तुम नहीं तय करोगे। और हाँ कैप्टन यामी, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमको पता कैसे चलेगा। यामी कहता है मेरे को पता है क्योंकि मैं तुमसे 1000 गुना ताकतवर हूँ। आस्था कहता है फिर तुम इधर आके हमारी मदद क्यों नहीं करते। ये सुन के यामी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो फाइट भी नहीं कर सकता, वो बैठ के देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एंड देन यामी कहता है ओए किड सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस पर हमला मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो पहले कर रहे थे वो अब उस पर काम नहीं करेगा, तुमको अब कुछ नया करना पड़ेगा उसको हराने के लिए। वेनेसा एंड आस्था एंड फिनरल, तुमको पता है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तीनों कहते हैं यस सर, हम तीनों अपनी लिमिट को सरपास करेंगे। वो वेटो पे हमला करते हैं, पर पहले से भी ज्यादा तेज स्पीड में। वो तीनों काफी जोर लगाते हैं और आस्था वेटो पे कई सारे स्क्रैचेस लगा देता है। वेनेसा सोचती है कि आस्था जब मैं तुमको फाइट करते हुए देखती हूँ तुम्हारे छोटे शरीर के साथ, वो भी बिना कोई मैजिक के, यह मुझे एक साहस देता है। वेनेसा उस पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती कि पहले वो कितनी कमजोर थी जब वो फॉरेस्ट ऑफ विचेस में रहती थी। वो हमेशा एक ही पिंजरे में बंद रहती थी। वो अपने जादू से गुड़ियां बनाकर उनसे बात करती रहती थी कि इस फॉरेस्ट के बाहर भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर विचेस नहीं रहती हैं और इस शहर की सारी विचेस उधर जाती हैं, घूमती हैं, बॉयफ्रेंड वगैरह बनाती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। वेनेसा उधर से भागना नहीं चाहती थी। वो क्वीन ऑफ विचेस की बातों को मना नहीं कर सकती थी। उसके अंदर साहस नहीं था कि वो वहां से भाग जाए। उसको लगता था कि अब यही उसकी फेट है, यही उसका भाग्य है। फिर वो कहती है एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह भाग्य नहीं था, मुझ में केवल साहस की कमी थी। एंड देन उसको मौका मिलता है, वो वहां से भागकर ब्लैक बुल को ज्वाइन कर लेती है और ये एकदम सही चॉइस थी। हमारी फेट, हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में होता है कि हमको क्या करना है। वेनेसा चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ आस्था, मैं तुमको अपने थ्रेड से खींच लूंगी, जाओ और अपनी पूरी जान से लड़ो। आस्था एक स्क्रैच लगा देता है वेटो के पेट पे एंड जैसे ही वेटो उस पे हमला करता है, वेनेसा अपने थ्रेड से उसको खींचती है एंड फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसको बचा लेता है और कहता है आराम से भाई, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही तेज जा रहे हो। यही तो प्रॉब्लम होती है पैशनेट लोगों की, और एक मैं हूँ जिसके पास शुरू से ही कोई मोटिवेशन नहीं थी। हमको हल्की सी झलक दिखाई जाती है फिनरल की बैक स्टोरी का। फिनरल को हमेशा से टोंट सुनने को मिलते थे क्योंकि वो सिर्फ पोर्टल बना सकता था अपने मैजिक से। वो कोई एक्चुअल अटैक स्पेल यूज नहीं कर सकता था और ना ही वो करना चाहता था। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था,
इसलिए वो अटैक स्पेल भी नहीं कर पाता था। उसको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि हाउस ऑफ वाडे जनरेशन से मैजिक नाइट रहे हैं, तुम कमजोर कहीं के इस मैजिक से फाइट कैसे करोगे। फिनरल का छोटा भाई लांग्रिस गोल्डन डाउन को वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वहीं फिनरल को ब्लैक बुल का मेंबर बनना पड़ता है। फिनरल एंड लांग्रिस की एबिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। लांग्रिस को हेड बना दिया जाता है हाउस ऑफ वाडे का, जबकि वो छोटा होता है। फिनरल कहता है सही किया, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो खुद ही सोच रहा था कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा। फिनरल लांग्रिस से कहता है लांग्रिस फैमिली का सही ख्याल रखना मेरे लिए। लांग्रिस अकड़ में कहता है मेरे को ऑर्डर्स मत दो, तुम मेरे को नहीं सिखाओगे क्या करना है और क्या नहीं, तुम अपमान हो हमारे घर के लिए। फिनरल उसके बाद भी आयरोनिकली कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर कम से कम लड़कियों को मेरा चेहरा तो पसंद है। फिनरल अपने घर से भाग गया और हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। उसके बाद वो आस्था से मिला जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। वो आस्था के लिए कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुमने अपने आप का सामना किया, लड़ते रहे और कभी हार नहीं माना। एंड देन हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फिनरल यामी से कहता है तुमने मेरे को ब्लैक बुल ज्वाइन करने क्यों दिया, जबकि मैं फाइटिंग नहीं कर सकता। यामी कहता है इस तरह सामान उठाने के लिए और इधर उधर जाने के लिए। फिनरल कहता है ओ हाँ सही कहा, मैं बाकियों की तरह वैसे काम तो कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मैं दुश्मनों को अपने मैजिक से हरा दूंगा, है ना। यामी कहता है तुम्हारे पास एक खुद का स्टाइल है फाइट करने का, बैटलिंग करने का, लड़ाई करने का, मतलब ये नहीं कि तुमको दुश्मनों को हराना ही है। फिनरल सोचता है मैं अपने भाई के जितना ताकतवर तो नहीं बन पाऊंगा और ना ही सबसे ताकतवर मेज, पर मैं ब्लैक बुल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करूंगा। मैं पहले ये शब्द नहीं बोल पाया पर मैं अब बोलूंगा। वो आस्था से बोलता है आस्था मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, मेरे पे भरोसा करो और फाइट करो, इस बार मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। आस्था कहता है मैं तुम्हारे ऊपर 100% भरोसा करता हूँ। वो बहुत खतरनाक तरीके से अपनी जी जान से लड़ाई कर रहे होते हैं, काफी तेज स्पीड में। फिनरल कहता है कि आस्था मेरे पे 100% भरोसा करता है, अगर वो नहीं करता तो वो इस तरह से फाइट नहीं कर पा रहा होता। वनेसा कहती है तुम एक पियक्कड़ औरत पे कैसे भरोसा कर सकते हो। एंड देन फिनरल एंड वनेसा दोनों ही अपने मन में कहते हैं तुम हम पर भरोसा करते हो तो हम भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। वेटो कहता है तुम कब तक टिके रहोगे, तुम्हारी एक गलती होने पे ही मैं तुम सबको मार दूंगा। आस्था कहता है चुप हो जाओ, जब तक हम चाहे हम लड़ते रहेंगे इसी तरह। वेटो कहता है तुम दोनों का मैजिक खत्म होने वाला होगा, तुम दोनों अपनी लिमिट्स पे हो, पर मेरे पास खूब सारा मैजिक बचा है, यही तो हम लोगों में डिफरेंस है, तुम इंसेक्ट्स पिटीफुल ह्यूमंस। आस्था हमला करते हुए कहता है चुप करो, हम तुमको हराने वाले हैं। तभी उधर घोच, ग्रे एंड चार्मी का एंट्री होता है। घोच अपने मैजिक से वेटो पे हमला करता है। थोड़ी देर पहले ये इंतजार कर रहे थे कि कब इनका माना रिस्टोर होगा, रिकवर होगा एंड कब ये वेटो से फाइट करने में हेल्प कर पाएंगे। ये भी उधर बैठकर वेटो का भयानक माना सेंस कर पा रहे थे, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। चार्मी तो मस्त एकदम खाना खा रही होती है। घोच कहता है सीरियसली तुमको इस टाइम भी खाने की पड़ी है। चार्मी कहती है कि लास्ट अटैक में मेरा माना खर्च हो गया, मेरे को खाना खा के अपना माना रिस्टोर करना होगा, खाली पेट फाइट करने का क्या मतलब, जल्दी जल्दी खा के अपना माना रिकवर करके हम भी फाइट करने में मदद करेंगे। घोच कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा। वो भी खाना खाने लग जाते हैं फिर, और जैसे ही उनका माना रिस्टोर हो जाता है वो इधर पहुंच जाते हैं। सब देखते हैं ये लड़की कौन है बे। घोच कहता है ये है ग्रे। हाँ मुझे पता है कि ये कोई टेरिबल जोक लगता है, पर यही सच है, यही इसका असली रूप है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। घोच अपने मिरर मैजिक से रिफ्लेक्ट रिफरेंस से वेटो पे हमला करके उसको बिजी रखता है। उतने में ही चार्मी अपने मैजिक से वही बड़ी वाली शिप को समन करती है और जमीन पे जोरों से मुक्का मारने लगती है, जिससे धूल ही धूल हो जाती है। वेटो कहता है स्मोक स्क्रीन से कोई फायदा नहीं होगा। वो अपने बीस्ट मैजिक से धूल को साफ करने की कोशिश करता है। इतने में ही कई सारे आस्था उस पे हमला करने लगते हैं। चार्मी के वो शिप जोर से जमीन में मुक्का मार रहे होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हवा में टूट के उछल रहे होते हैं। ग्रे उसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से उनको आस्था में बदल रही होती है, पर क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक नहीं है इसलिए सभी आस्था की तरह पूरी तरह से नहीं दिख रहे होते हैं। कुछ बिल्कुल एकदम आस्था की तरह दिख रहे होते हैं और कुछ नहीं दिख रहे होते। वेटो का दिमाग खराब होने लगता है। वो कहता है अब समय आ गया है तुमको निराशा का स्वाद चखाने का। इससे पहले वेटो कुछ करता, आस्था फिंडल के स्पेशल मैजिक से वेटो के पास जाके उसके शरीर में एंटी मैजिक स्वॉर्ड घुसा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घोच, ग्रे एंड चार्मी का एंट्री होता है एंड वो मदद करते हैं वेटो से फाइट करने में।
उसकी मदद से आस्था वेटो के अंदर अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड को घुसा देता है, अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है। सब लोग खुश होते हैं कि ये हम जीत गए, हमने कर दिखाया। तभी हमको पता चलता है कि वेटो ने आस्था को अपने शरीर में जानबूझकर वो तलवार घुसाने दी, जिससे वो आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड को छीन सके। सिर्फ एंटी मैजिक स्वॉर्ड ही उसका सामना कर सकती है, एंटी मैजिक स्वॉर्ड ही उसको हरा सकती है। इसलिए उसने अपने ऐसे हिस्से में तलवार को घुसाने दिया जहाँ पर तलवार लगने पे वो मरे ना। वेटो कहता है, तुमको क्या लगा था तुम कमजोर इंसान मिलके मेरे को हरा दोगे? मुझे पता है कि एक बार जब तुम सारी आशा खो देते हो तो तुम सबके अंदर एक अचूक निराशा पैदा हो जाती है। वेटो जोर लगाता है और आस्था को उसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड नहीं लेने देता। आस्था बहुत खूब ताकत लगाने पर भी वेटो से वो अपनी तलवार वापस नहीं ले पाता। आस्था का एक हाथ भी टूट जाता है। आस्था जोरों से चिल्ला रहा होता है, ई वेटो कहता है, हाँ चिल्लाओ और जोरों से चिल्लाओ। आस्था जमीन पर गिर जाता है। वेटो कहता है, मैं यही तो देखना चाहता हूँ, चिल्लाओ। वेटो कहता है, तो कैसा रहा ये? मैं तुमको एक और बार खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, अभी हार मत मानो, खड़े हो जाओ। आस्था फिर से खड़ा होता है ये बोल के कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, आई एम नॉट डन येट। ये देख बाकी लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वेटो अपने पूरे गुस्से में आस्था पे हमला करता है, पर वेनेसा एंड फिनरल उसको अपने मैजिक से वापस खींच लेते हैं अपनी तरफ और बाकी के मेंबर वेटो पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे घोच एंड नोएल उस पे हमला करते हैं, जिसका उस पे कोई असर नहीं होता है। फिनरल पूछता है, तुम ठीक तो हो ना आस्था? आस्था एकदम सीरियस होता है। वेनेसा सोचती है कि इस लड़के में दम तो है, ये हमसे एकदम अलग है। ये लड़का बिना कोई मैजिक के पैदा हुआ, जबकि इस पूरी दुनिया में जादू के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन शायद भाग्य के देवता ने, भगवान ने इसको जादू नहीं दिया हो, क्योंकि ये है ही ऐसा। जो भी हो, ये लड़का बड़ी चीज करने के लिए बना है और हमको इसकी मदद करनी होगी। हमको इसको फाइट करने देना चाहिए और इसको गाइड करना चाहिए। वनेसा अपने थ्रेड्स आस्था पे लगा देती है। एक हाथ आस्था का टूट गया था, उसको अपने थ्रेड से सपोर्ट करती है। फिनरल रोने लगता है आस्था को देखकर। वेनेसा कहती है, फिनरल तुम तैयार हो? वो कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड आस्था अपनी दूसरी तलवार को उठा के वेटो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था पे दो तलवार होती है ना, एक तो वेटो के पेट में घुसी हुई है और एक जमीन पे पड़ी होती है। वो जमीन से उठा के वेटो की ओर बढ़ता है। वेटो कहता है, वाई तुम पूर्ण निराशा क्यों नहीं हो? आस्था कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है ये डिस्पेयर होने का। मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया था कि मैं हार नहीं सकता। तुम और तुम्हारा ये डिस्पेयर मेरे रास्ते में आ रहा है। वेटो भी तैयार हो जाता है आस्था से लड़ने के लिए। आस्था की मूवमेंट इतनी तेज होती है कि वेटो उसको फॉलो नहीं कर पाता। फिनरल के स्पेशल मैजिक एंड वेनेसा के थ्रेड की वजह से आस्था इतनी तेजी से इधर उधर हो रहा होता है। डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड वेटो के पेट में घुसी होती है और वो बहुत तेजी से उसका माना ड्रेन कर रही होती है, क्योंकि डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड उसकी फिजिकल एबिलिटी को कमजोर कर रही थी। क्योंकि वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड इसका माना चूस रही थी, इसलिए वो निकाल देता है उसको अपने पेट में से, अपने शरीर में से, और कहता है, मैं हार नहीं सकता तुम इंसानों से। आस्था कहता है, तुम हार ही तो रहे हो जब से। तुम बहुत कहते हो ना डिस्पेयर डिस्पेयर, ट्रू डिस्पेयर। क्या अभी तक हम में से किसी ने हार मानी? अभी तक कोई भी निराश हुआ? तुम सबके अंदर निराशा डिस्पेयर देखना चाहते हो ना, पर तुम नहीं देख पाए। इसका मतलब तुम हार ही तो रहे हो। आस्था वेटो पे खूब तेजी से हमला करता है एंड वेटो भी आस्था पे करता है, पर इधर आस्था जमीन पर गिर जाता है और वेटो का अचानक से एकदम जादू कमजोर पड़ जाता है। वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर वो एक दूसरे से टकराए या नहीं वो हमको नहीं दिखाया जाता, और अगर दिखाया भी जाता है तो मेरे को समझ नहीं आया। आस्था हमला करता है वेटो पे और वो वेटो के करीब जाने की जगह दूसरी साइड जाके जमीन पर गिर जाता है। एंड देन वो दोबारा से उठता है ये बोल के कि मैंने अभी हार नहीं मानी है। वेटो को आस्था के अंदर कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है वो लोग आप भी स्क्रीन पर देखिए। ये वाला डीमन दिखता है। फिर हमको फिर से वही बताया जाता है जो हमको पहले से ही पता है। 3 लीफ क्लोवर रिप्रेजेंट करती है फेथ, होप एंड लव को। 4 लीफ क्लोवर गुड लक को दर्शाती है एंड 5th लीफ क्लोवर में खुद एक डीमन बसता है। आस्था के पास भी यही 5 लीफ क्लोवर है। वेटो कहता है आस्था भी मेरी ही तरह है, एंड देन वो कहता है नहीं वो मेरी तरह नहीं है, वो कोई बीस्ट नहीं, वो तो एक डीमन है। वो एक डीमन है जो निराशा को भी खा जाता है। वेटो और आस्था दोनों में फाइट होने लगती है। आस्था फिनरल और वेनेसा के सपोर्ट से इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि वेटो उसको फॉलो ही नहीं कर पाता। आस्था वेटो पे कई सारे स्क्रैचेस मार देता है, एक के बाद एक, खचा खच 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 खच, एंड लास्ट में एक बड़े से फाइनल अटैक के साथ उसको हरा देता है।
वेनेसा आस्था को अपनी ओर खींचती है। फिनरल और वेनेसा उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। फिनरल कहता है, आस्था तुम कितने इनक्रेडिबल थे, तुमको पता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेनेसा कहती है, मेरे को तुम्हारे ऊपर हल्का सा भी डाउट नहीं हुआ, मुझे पता था कि तुम कर लोगे। सब आस्था की तारीफ करते हैं कि आस्था के पास बहुत खतरनाक वाले गट्स हैं, बहुत हिम्मत है। आस्था ने अपने आप को डिस्पेयर के जाल में नहीं फंसने दिया। सब बहुत खुश होते हैं कि वो जीत गए। हाई प्रीस्ट से लेकर वहाँ की पूरी जनता की मैजिक नाइट ने उनको बचा लिया। फिनरल के पास इतना मैजिक नहीं बचा होता कि वो अपने स्पेशल मैजिक से सभी को वहां से ले जा सके। सभी घायल लोग जो हैं, आस्था वनेसा से पूछता है कि सबकी चोट कैसी है। वनेसा बताती है कि सब बुरी तरह से घायल हैं, पर इतना कुछ सीरियस नहीं है कि उनकी जान को खतरा हो। आस्था कहता है, काश काहोनो और कियोटो दोबारा से नाच और गा सके। फिनरल कहता है, क्या तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते? अपनी भी तो फिक्र करो, देखो तुम कितनी बुरी तरह से जख्मी हो, कितने पिटे हुए हो, और तुमने हम पर भरोसा किया। तुम क्या सोच रहे थे भाई? वनेसा बताती है, हाँ तुमको नहीं पता था कि कब कायर फिनरल तुमको लड़ाई के बीच में छोड़ के भाग जाए। सब अग्री करते हैं, हाँ सही कहा, फिनरल ऐसा ही है। फिनरल कहता है, बेइज्जती भाई बेइज्जती। काफी हार्श है पर ट्रू है। मैं भागना तो चाहता था, पर जब मैंने तुमको देखा आस्था, तो मेरा शरीर अपने आप ही मदद करने को आगे आया। तुमने हार नहीं मानी और इसी वजह से हमने भी हार नहीं मानी। आस्था कहता है, क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो सीनियर मैजिक नाइट हो जिसको खुद कैप्टन यामी ने ब्लैक बुल में लिया है, मैं कैसे ना तुम पर विश्वास करूं। घोच कहता है कि सिर्फ यामी ही है जो ऐसे बंदे को लेगा जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं। ये बात तो घोच ने एकदम सही की। यामी ने ऐसे ऐसे बंदों को अपनी टीम में लिया जिनको कोई पूछता तक नहीं था। यामी इन सबको एक अच्छा मैजिक नाइट बना ही देगा जिसमें आस्था का बहुत बड़ा रोल होगा। सब आस्था की तारीफ कर रहे होते हैं। नोएल कहती है, सिर्फ आस्था ही रुकी नहीं है, एक नया मैजिक नाइट नहीं है, एक नया बंदा नहीं है जिसको यामी ने चुना है। वेनेसा कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो हो, तुमने भी बहुत सही काम किया, तुस्सी भी ग्रेट हो। आस्था कहता है, ओ हाँ, तुम्हारा वो सी ड्रैगन रोर वाला हमला बहुत सही था, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा पहले। नोएल कहती है, हाँ हाँ ऐसे ही तारीफ करते रहो, रुकना मत। फिर कोई बोलता है तुम बहुत क्यूट हो, कोई बोलता है तुम रॉयल्टी हो। नोएल कहती है कि बैटलफील्ड में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, पर क्योंकि मैं एक रॉयल्टी हूँ तो ये एक्सेप्टेबल है जो तुमने एज अ कॉम्प्लीमेंट मेरे को कहा। आस्था नोएल के सर पर हाथ रखता है। नोएल शर्म के मारे लाल हो जाती है और कहती है, ये क्या अजीब सी हरकत कर रहे हो, क्या अजीब सी चीज सोच रहे हो, और उसको धक्का देके गिरा देती है। आस्था कहता है, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था यार। वेनेसा कहती है, चलो पार्टी करें। आस्था कहता है कि हमको वेटो को पकड़ना चाहिए, ये कोई पार्टी वार्टी करने का टाइम नहीं है, हमको उसको बांधने का सोचना चाहिए। इसके माथे पर एक आंख है, हमको इससे काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप के बारे में। वेटो अपने पिछले बीते हुए कल को याद करता है जब वो बहुत छोटा था। इंसानों ने एक चिड़िया को चोट पहुंचाई होती है जिसको देखकर वेटो रो रहा होता है। लिक्ट उसको चुप करवा रहा होता है कि मैंने उन इंसानों को भगा दिया, अब रोना बंद करो। लिक्ट हमेशा उसकी मदद करता था, लिक्ट हमेशा सबकी मदद करता था। लिक्ट कहता है, ये चिड़िया कमजोर है पर ये कुछ स्पेशल कर सकती है, लाइक ये उड़ सकती है जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते। हम भी बिल्कुल वैसा ही हैं, हम कुछ स्पेशल टाइप का मैजिक यूज कर सकते हैं और वो इंसान लोग नहीं कर सकते, और वो इंसान हमसे चिढ़ते हैं और वो हमसे ये मैजिक यूज करने की क्षमता को लेना चाहते हैं। पर एक दिन हम इंसान और एल्फ्स लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। वेटो कहता है, हाँ तुम बोलते हो तो ये एक दिन सच जरूर होगा। उनके पास एक होप थी, एक आशा थी कि वो लोग और इंसान लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, पर ये होप उन इंसानों ने तोड़ दी, उन सब एल्फ्स लोगों को मार के। वेटो में काफी भयानक जादू चमकने लगता है, बहुत भयंकर भयानक सा, माना ओवरफ्लो हो रहा होता है उसके अंदर से। सब कहते हैं, क्या ये जिंदा है, इसकी शक्तियां वापस आ गई? वो सब लोग से कहता है, मैं मरते मरते तुम सबको साथ लेके मरूंगा, मैं पूरे अंडर वाटर टेम्पल में एक ब्लास्ट करके सब तबाह कर दूंगा। यामी को गुस्सा आने लगता है, डैम, अब इसको कोई नहीं रोक पाएगा। यामी अपने डायमेंशन स्लैश वाले अटैक से उस स्पेशल मैजिक से बाहर निकल जाता है जो वो आई ऑफ द मिडनाइट सन का बंदा उस स्पेल को कास्ट करके यामी को कैद करके रखा था। फिनरल को पता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला है, इससे इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि कोई नहीं रोक पाएगा उसको। लिक्ट को ऐसा करते हुए उसने पहले भी देखा है, जिसको कोई भी मैजिक नाइट नहीं रोक सका था। वेनेसा का थ्रेड जलने लगता है, वो उसके करीब नहीं जा सकते, वो लोग वेटो के करीब नहीं जा सकते। आस्था कहता है, हे हम कुछ नया नहीं करने वाले, शांत हो जाओ, और मेरे को उसके करीब भेजो। फिनरल कहता है, पागल हो क्या, इससे कुछ नहीं होगा। फिर कहता है, सॉरी, इग्नोर करो जो मैंने अभी कहा, हमको कुछ तो करना ही होगा, हमने इतनी मेहनत करी,
हमको यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। वनेसा कहती है अगर तुम फिगर आउट कर लो इससे बचने का तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। घोष भी कहता है हमको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा, मेरे को कोई चीज मरी से मिलने के लिए नहीं रोक सकती, मैं इधर नहीं मर सकता। चार्मी कहती है हाँ इसको हरा के मेरे को बहुत सारा खाना खाना है। ग्रे कहती है मेरी तो फट रही है पर मैं अपना पूरी कोशिश करूंगी। सब तैयार हो जाते हैं वेटो से फाइट करने के लिए। फिर उधर आता है यामी। यामी की एंट्री होती है उधर, सबका रिएक्शन यामी आ गया हमको बचाने। नोएल कहती है तुम कहीं कैद थे क्या अभी तक। यामी बताता है आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक बंदा अपना स्पेशल मैजिक करके बैठा था, मेरे को बाहर नहीं आने दे रहा था, फिर मैंने फोर्स का इस्तेमाल किया बाहर आने के लिए। आस्था कहता है क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे बल का इस्तेमाल करके। यामी कहता है मेरे भी कुछ अपने रीजन थे, अगर तुमको मदद नहीं चाहिए तो मैं जाऊं घर। वैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सही पॉइंट है कि वो पहले क्यों नहीं आया बाहर उस स्पेशल मैजिक को तोड़ के। आपको क्या लगता है, रीजन कमेंट में बताओ। नहीं भी पता हो तब भी बताना, कुछ ना कुछ तो गैस कर ही सकते हो, तुक्का ही तो मारना है यार। आस्था जोरों से चिल्लाकर कहता है हे गाइस देखो यामी आ गया, मतलब कि घुड़सवार सेना आ गई। नहीं पूरी एक सेना ही आ गई, देखो देखो देखो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यामी ने उससे कहा था कि वो आस्था से हजारों गुना ताकतवर है। आस्था कहता है तुम तो हमसे मिलियंस ऑफ टाइम स्ट्रोंगर हो। यहाँ पर आस्था मेटाफोर यूज करता है, या ये भी कह सकते हो कि वो सार्केस्टिक वे में ऐसा कहता है। यामी कहता है ज्यादा उछलो मत क्योंकि तुम इस जैसे दुश्मनों को हरा सकते हो, मैं अकेले संभाल सकता हूँ। किड तुमने अच्छा काम किया, तुम सबने अच्छा काम किया। वो सबको शाबाशी देता है उन सबके सर पर हाथ रखकर, और वो उनको भी कहता है अच्छा काम किया जो बेहोश पड़े हैं जैसे मैग्ना और लक, क्योंकि तुमने पहले ही अपनी जान पर खेल के इतना कुछ किया, अब बारी है तुम्हारे कैप्टन की। यामी उस कमरे में बंद था और उसको गुस्सा भी आ रहा था, उसने कोशिश भी की पर वो उस कमरे से बाहर नहीं आ पाया। पर अपनी स्क्वाड को इस तरह से लड़ते देख वो अपनी लिमिट्स को सरपास कर पाता है और वहां से बाहर निकल पाता है। इधर वेटो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो यामी उसको खत्म कर देगा, क्योंकि यामी का ये स्पेल डायमेंशन को ही काट देता है। वो अपने डार्क मैजिक डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश का अटैक यूज करता है। वो अपने अटैक से वेटो को खत्म कर देता है और कहता है बाय बाय मिस्टर डिस्पेयर। इसी पिछले एपिसोड में यामी ने वेटो द डिस्पेयर को अपने डार्क मैजिक डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश से खत्म कर दिया था। बीच पे सेक्केई और उसके दोस्त इंजर्ड लोगों की मदद कर रहे होते हैं जिनको वेटो ने मार दिया था, मतलब पेल दिया था। सूरज निकलने लगता है। सेक्केई को अब वेटो का भयानक माना महसूस होना बंद हो जाता है क्योंकि वेटो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आस्था उड़ते हुए उछल के अपना सर यामी में मारता है खुशी के मारे। फिर नोएल उधर आती है, आस्था को साइड करके यामी से कहती है हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी, हालांकि तुम काफी हेल्पफुल रहे, तुम थोड़ा और पहले आ सकते थे। वेनेसा यामी से कहती है मैं तुम्हारे प्यार में फिर से पड़ गई यामी, लो ड्रिंक करो। यामी कहता है बाद में। फिनरल यामी के कंधे पर रोने लगता है, मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी सारी जिंदगी फ्लैश हो रही थी। यामी कहता है तुम एक बार तो काम आए बैटलफील्ड में। ग्रे कहती है वो काफी अमेजिंग था कैप्टन, एंड देन एम्बेरेस्ड होके वहां से चली जाती है। चार्मी आके यामी पे लटकने लगती है। घोष कहता है यामी क्या मैं अपनी बहन मरी को देखने जा सकता हूँ, सब लोग तारीफ कर रहे थे यामी की। तो यामी कहता है तुमको इस समय मेरी तारीफ करनी चाहिए। फिर सब लोग यामी को घेर लेते हैं। आस्था कहता है तुमने एक ही हमले में उसको खत्म कर दिया, ओसम कैप्टन यामी। यामी अनोइंग होने लगता है इसलिए वो सबको भगा देता है उधर से। हट जाओ यार क्या कर रहे हो, चलो दूर हटो। हाई प्रीस्ट आई ऑफ द मिडनाइट सन को हराने के लिए और अंडर वाटर टेम्पल को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है ब्लैक बुल को और यामी को, और कहता है तुम जीते, बताओ मैं तुम्हारी क्या विश पूरी करूं, मांगो जो मांगना है, मेरी पावर में जो होगा मैं वो करूंगा। यामी कहता है जिसके लिए तुमने प्रोमिस्ड किया था हमको सिर्फ वही चाहिए, मैजिक स्टोन। हाई प्रीस्ट कहता है वो क्या होता है। यामी कहता है वही होता है जो तुमने इस गेम को प्रपोज करने से पहले कहा था। हाई प्रीस्ट ने कहा था कि अगर ब्लैक बुल हाई प्रीस्ट के बताए हुए गेम को जीत लेगी तो वो उनको मैजिक स्टोन दे देगा, लेकिन असलियत में हाई प्रीस्ट को ये भी नहीं पता होता कि मैजिक स्टोन होता क्या है। उसने तो बस इसलिए ऐसा बोल दिया था ताकि ब्लैक बुल वो गेम खेलने के लिए राजी हो जाए और अंडर वाटर टेम्पल में सभी लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाए। यामी अपनी तलवार निकाल रहा होता है, इतने में ही नैरो आती है, आस्था की खोपड़ी में चोंच मारने लगती है। उसके पास मैजिक स्टोन होता है। जब ब्लैक बुल आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट कर रही थी उस पूरे समय में नैरो ये मैजिक स्टोन ढूंढ रही थी। यामी को मैजिक स्टोन मिल गया। इसी के साथ यहाँ उनका मिशन
कंप्लीट हो जाता है और अपने सभी ब्लैक बुल मेंबर को यामी कहता है तुमने अच्छा काम किया। सबने बहुत मेहनत की। फाइट करने के बाद वो थक गए होते हैं और कुछ तो जख्मी भी होते हैं। ब्लैक बुल का मिशन तो कंप्लीट हो ही गया। इसी के साथ हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हेल्प करो। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए। फिर हमको आई ऑफ द मिडनाइट सन का सीक्रेट हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है। उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि ब्लैक बुल ने वेटो को हरा दिया। फाना उनको नहीं छोड़ेगी जिन्होंने वेटो को मारा और लिक्ट के साथ वो किया था। क्या किया था? ये हालत की कि वो कांच के इस कंटेनर में हील हो रहा है। वो लोग जल्द से जल्द मैजिक स्टोन को इकट्ठा करना चाहते हैं। ब्लैक बुल रेस्ट कर रही होती है। उन सबको ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है हील करने के लिए एंड उनको वेट करना पड़ेगा वापस जाने के लिए। कब फ्यूनरल का मैजिक रिकवर होगा और वो कब वापस जा पाएंगे फ्यूनरल के स्पेशल मैजिक से। फ्यूनरल ग्रे को देखकर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम उस डरावने मोटे बंदे की जगह इतनी खूबसूरत लड़की हो यार। वनेसा कहती है उसको गंदी नजर से देखना भी मत तुम थरकी फ्यूनरल, वरना मैं तुम्हारी आंखें अपनी थ्रेड से सील दूंगी। और हाँ ग्रे तुम भी इतना मत शर्माया करो। इस तरह से तुम इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाओगी। मैग्ना कहता है तुमको होना चाहिए थोड़ा सा शर्मीला महसूस। देखो कैसे सिर्फ ब्रा और बिकिनी में पड़ी रहती हो हमेशा। वेनेसा कहती है ओ तो मैंने एक गुंडे को शर्मिंदा कर दिया। मैग्ना कहता है गुंडा किसको बोल रही हो बे? चार्मी को भूख लग रही होती है। मैग्ना कहता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा, हम इस तरह से ढेर हो गए थे और हमने मौका ही खो दिया ये दिखाने का कि हम असलियत में क्या कर सकते हैं। लक कहता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपना पूरा ताकत लगाया था। तभी हम देखते हैं कि अंडर वाटर टेम्पल की पूरी जनता ब्लैक बुल को थैंक यू बोलने आती है। सब जोरों से चिल्ला रहे होते हैं, उनको चीयर अप कर रहे होते हैं। सब ये देखकर खुश होते हैं कि हम ब्लैक बुल को सबसे बेकार टीम कहा जाता है और ये लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। इससे लक और मैग्ना दोनों को ही और ताकतवर बनने के लिए मोटिवेशन मिलती है। फ्यूनरल तो ये देख रहा होता है ओए वो देखो वो वाली लड़की कितनी मस्त है ना, और वो वाली भी। नोएल कहोनो को विजिट करती है और उससे कहती है आई एम सॉरी कहोनो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी माफ भी कर पाओगी या नहीं। मैं तुमको नहीं बचा पाए, मैं तुम्हारे आवाज को नहीं बचा पाई। मेरे सामने ही वेटो ने तुम्हारे गले को चोट पहुंचाई। कहोनो नोएल को अपने पास बुलाती है और उसके सर से सर मिलाकर अपने मैजिक से बोल के कहती है थैंक यू मेरे घर को बचाने के लिए, इस पूरे अंडर वाटर टेम्पल को बचाने के लिए। तुम्हारा वो मैजिक बहुत औसम था नोएल। नोएल कहती है मैं वो इसलिए इस्तेमाल कर पाई क्योंकि तुमने ट्रेनिंग में मेरी मदद की थी। कहोनो कहती है हाँ उसके लिए तुम मेरे को थैंक यू बोल सकती हो। वो नोएल से कहती है मैंने अभी हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और मैं फिर से सिंगिंग एंड डांसिंग करूंगी और एक आइडल जरूर बनूंगी, तुम मेरे को देखने जरूर आना। नोएल उससे प्रोमिस करके वहां से चली जाती है कि मैं तुमको देखने जरूर आऊंगी। कहोनो क्योटो को कहती है तुम जग रहे थे, मेरे को लगा था तुम सो रहे थे। क्योटो कहता है ये लड़की नोएल कितनी सुंदर लग रही थी रोते हुए, और हंसते हुए तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह समुद्र की देवी होगी जिसके बारे में लोग कहते हैं बात करते हैं। मैं तो उसके प्यार में ही पड़ गया, अब तो मेरे को हील होना ही होगा, मुझे उसके लिए डांस करना है। वो कहोनो से कहता है तुम मेरे को उससे मिलवाओगी ना, मेरी बातचीत करवाओगी ना, मेरी मदद करो उसको पटाने में। कहोनो सोचती है मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि नोएल तुम्हारे लिए अनअवेलेबल है। अगले सीन में आस्था घूम रहा होता है, इधर उधर टहल रहा होता है और सोच रहा होता है हम लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया जो हमने सोचा तक नहीं था, पर कम से कम हमको मैजिक स्टोन तो मिल गया। फिर नैरो आस्था के सर से उड़कर उसको रास्ता दिखाती है कि इधर आके देखो। आस्था उधर जाके देखता है कि वेटो मरा पड़ा है, उसके ऊपर सफेद कपड़ा डला हुआ है। यामी उसके लिए प्रे कर रहा होता है। हमारे यहाँ धूप बत्ती लगाते हैं पर यामी ने सिगरेट जलाकर रख रखी होती है। यामी आस्था से पूछता है तुम इधर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था इस जगह को। यामी कहता है तो तुमको कुछ अच्छा मिला। आस्था उसको सी शेल के बारे में बताता है जिसके बारे में सुन के यामी कहता है बेकार। फिर आस्था कुछ फ्लावर्स लाता है, कुछ फूल लाता है कि ये अच्छे लगे मेरे को। आस्था वेटो के पास रख के प्रे करता है वेटो के लिए और कहता है मैं इन लोगों को माफ तो नहीं कर सकता जो इन्होंने किया, पर शायद इनके साथ भी कुछ हुआ होगा जिसको ये लोग माफ नहीं कर सकते, तभी तो ये लोग इंसानों से इतनी नफरत करते हैं। और आखिरी में मेरे को ये लगता है कि सबसे ज्यादा डिस्पेयर तो वही था, वेटो ही था। यामी कहता है मेरे को एक जवाब का सवाल दो किड, तुम एक इडियट हो ना। आस्था कहता है हाँ मैं एक इडियट हूँ। यामी कहता है एक इडियट को इतनी गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है,
तुम सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने पे ध्यान दो। और वो आस्था का हेडबैंड नीचे करके चले जाता है। आस्था कहता है, हे सर, मेरा हेडबैंड तो ऊपर करो, मेरे दोनों हाथ टूटे हुए हैं, मैं इसको अपने आप ऊपर कैसे करूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यामी, तुम मेरे को अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उसके बाद आस्था अकेले में सोच रहा होता है कि अभी के लिए मेरे को सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। आस्था का क्या सपना है वो तो हम सभी लोगों को पता ही है। वो सिर्फ आस्था का अकेले का सपना नहीं बल्कि यूनो का भी है कि सबसे ग्रेट बनना है। चाहे वो अनाथ हो, कॉमनर हो, चाहे वो जो भी हो, वो फिर भी सबसे अच्छा बन सकते हैं और सिस्टर लिली एंड बाकी के चर्च के लोगों को हैप्पी कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में एक राइवलरी भी चल रही है विजर्ड किंग बनने का, कि कौन पहले विजर्ड किंग बनेगा। सब भरपेट खाना खाते हैं, सब रिकवर हो जाते हैं और उनका समय आ जाता है वापस से रॉयल कैपिटल जाने का। आस्था कियोटो और कहोनो से कहता है, हार मत मानना, उम्मीद मत छोड़ना, मुझे पता है तुम दोनों दोबारा से सिंगिंग एंड डांसिंग करने लगोगे। कोई ना कोई स्पेल जरूर होगा जो तुम्हारे पैर और तुम्हारे गले को वापस से ठीक कर देगा। मैं भी हार नहीं मानूंगा और अपने हाथों को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। कहोनो कहती है, हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। वनेसा के कहने पर चार्मी उन आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर को देखती है। सब कुछ सही तो चल रहा है। इधर चार्मी ने अपने बाइंडिंग मैजिक से उनको पकड़ रखा है एंड सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मैजिक है। चार्मी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ब्लैक बुल में सबसे बड़ी रैंक भी उसी की है। कियोटो नोएल को आंख मारता है। नोएल अपने आसपास देखती है, ये किसको आंख मार रहा है। फिर सब वापस जाने लगते हैं। फिर एंड में कहोनो गाना गाने लगती है, पर वो पहले की तरह प्रॉपर गाना नहीं गा पा रही होती क्योंकि उसके गले में चोट लगी होती है। आवाज काफी धीरे होती है और टूटी टूटी सी आवाज लग रही होती है, टूटी हुई। पर आस्था एंड नोएल उसकी आवाज को सुन लेते हैं एंड देन कियोटो भी उसके साथ गाने लगता है और बाकी पूरी जनता पार्टी भी उसके साथ गाने लगते हैं। ये सीन मेरे को पर्सनली काफी हिट हुआ, जिस तरह से कहोनो गाना गाती है।